हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 24/7। मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और रोज स्वागत करती हूँ। सबसे पहले माइक चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर बच्चे बेचारे अपने फ़ोन के नाम को रोते रहेंगे कि हमारे फ़ोन में तो गड़बड़ नहीं हो गई। आज तो मैंने बटन थोड़े से चेक कर लिए हैं। वैसे तो आनी चाहिए आवाज़। आ रही है कि नहीं? आ रही। कैसे आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा टेक्निकल यार, ऐसे सुबह सुबह के सेशन होते हैं ना, तो ऑफिस में से कोई मिलता नहीं और रात में भी कोई नहीं मिलता। सुबह 7 बजे है ना, तो फिर लगाते रहो दिमाग की क्या हुआ है। चलो, क्या हाल चाल है? हेलो जानवी, हेलो देवश्री, हेलो सुषमा, हेलो अनवी, हेलो हिमांशु, हेलो गौतम। सॉरी फॉर बीइंग वेरी लेट। चलो शुरू करते हैं। देखो, आज का सेशन इज प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब ऐसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा। अड्डा पे तो अभी आईटी की फैकल्टी सच है नहीं, तो हम तो पूरा सोशल साइंस ही पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो 10 दिन हमारे पास में सफिशिएंट दिन है। मतलब मैं तो पूरा सिलेबस ही आपको करवा सकती हूँ 10 दिन में एकदम। मतलब जिसने नहीं भी पढ़ा है ना, 10 दिन में सोशल साइंस उसका हो जाएगा। ये मैं कह रही हूँ, वो प्लानिंग स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। लेकिन अभी आपको क्या करा है ना, क्योंकि अब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो फिर मुझे ध्यान आया कि अरे आप लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में तो बड़े कंफ्यूज होते हो। ऐसे लगता भी है कि यार कैसे करें। तो शुरुआत में मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक आध दो देख लेंगे, ट्रिक्स वगैरह बता दूंगी या अलग से छोटा सा रिकॉर्डेड वीडियो बना दूंगी। पर जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा 2012 से 22 तक, तो 22 से 15 तक का देखा, तो उसमें मेरे को इतने बढ़िया मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिले। मतलब हर पेपर में एक न एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ही, है ना। और सिविक्स में से बाकायदा, ठीक, इकोनॉमिक्स और सिविक्स में से सबसे ज़्यादा थे। ज्योग्राफी से एक आध दो थे। हिस्ट्री से वही जो हमारे हमेशा पूछे जाते हैं, वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वगैरह से, वहीं से थे। और ये वाले सेक्शन से सिविक्स से काफ़ी ज़्यादा थे। स्पेशली आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि सभी पेपर में ऑलमोस्ट दिख रहा था, मतलब मोस्ट पेपर में दिख रहा था, है ना। मैंने साथ में ईयर भी डाल दिए, कुछ ईयर्स मिस हो गए क्योंकि मैं खो गई थी उसी कोई क्वेश्चंस ढूंढने में। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर से हमें देखना ज़रूरी है। अब देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम करें, मतलब किस्मत अच्छी रही तो वही आ गए रिपीट होके, है ना। लेकिन नए भी आ जाते हैं, है ना। तो हमको दोनों चीज़ें करनी है। एक तो पुराने जो रिपीटेड होते हैं उनको हम कर लेते हैं, साथ में ट्रिक देख लेते हैं कि मान लो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कोई सा नया सा आ जाता है, तो फिर ऐसी केस में हम क्या करें, है ना। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको क्या कर देती हूँ, आपको ट्रिक्स बता देती हूँ, है ना, कि क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब कल ही का मैं एक केस बताती हूँ। देखो, टाइम पास नहीं कर रही हूँ मैं, आपको रेलेवेंट चीज़ बता रही हूँ, समझना बहुत अच्छे से। मैंने बच्चे की कॉपी चेक करी, ठीक। अब उसमें ना पूछा गया था कि वाई इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया, ठीक। अब वाई है, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। वाई का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। क्यों पार्टिसिपेट किया ये बताओ, फिर मैं बताऊंगी कि उसने क्या मिस्टेक करी। बोलो। चल क्यों नहीं रहा है मेरे इसमें लाइव? हाँ, बताओ। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब जिसमें स्टेटमेंट आ जाती है सामने पहले लिखी हुई, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया, है ना। टैक्स बैरियर, इंपोर्ट ड्यूटीज वाला, है ना। इंपोर्ट ड्यूटीज वो चाहते थे कि भैया जो भी बाहर से इंपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर टैक्स बैरियर्स वगैरह जो है वो थोड़े बहुत लगे अपनी तरफ से, ताकि हम लोग हमारा सामान ही बेच के खाएं, है ना ये। और साथ ही साथ में वही यही हो जाएगा, टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन इंपोर्ट। और गौतम सही आंसर बता रहे हैं ना। बाकी एक बेसिक है कि वो फॉरेन, वो जो था हमारा रुपी स्टर्लिंग रेशो, है ना, उसके ऊपर काम। तो मतलब कुल मिला के पार्टिसिपेट क्यों किया, कारण क्या था उनका पार्टिसिपेट करने का, ये हमको बताना है। अब ये उसको आंसर पता भी है, ऐसा नहीं है कि उसको आंसर नहीं पता है, लेकिन उसने लिख दिया कि पार्टिसिपेशन किया कैसे, है ना। तो उसने हाउ वाला आंसर लिख के आ गया वो वाई में,
है ना। तो उसने बाकायदा अच्छे से लिख दिया कि इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट जो है वो ये मतलब उनका जो है वो ये चाह रहे थे। तो उसने नहीं लिखा, उसने कि भैया ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, लोगों को मोबिलाइज किया, है ना। मतलब ऐसे कुल मिला के उसका हाउ वाला आंसर जो है वो उसका आंसर में आ गया। तो ऐसा कब होता है, जब आप क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। पहले सेशन से आपको कह रही हूँ कि क्वेश्चन कोई सा भी हो, प्लीज आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, है ना, विच, तो ये क्या होता है ना कि हम पढ़ सही रहे होते हैं, लेकिन आंसर देने की जल्दीबाजी में हम कुछ का कुछ लिख के आ जाते हैं। हम पढ़ तो वाई रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में हाउ समझ रहे होते हैं और हाउ लिख के आ जाते हैं। तो ऐसी गड़बड़ करोगे तो मार्क्स, ऐसा नहीं कि टीचर बिल्कुल ही पूरे काट देगा। लिखा है आपने तो थोड़े बहुत नंबर तो देगा, लेकिन थोड़े बहुत नंबर का हमें क्या काम, हमको तो पूरे नंबर चाहिए ना। तो सबसे पहला तरीका जो है वो क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने का हिंदी में, भले कोई भी क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आपको तो ज़रूर से करना है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, है ना, मोस्टली। लेकिन आप क्या करोगे, जब उस स्टेटमेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे ना, तो यूजुअली तो क्या होता है ना कि उस स्टेटमेंट का रेफरेंस, मतलब आंसर क्या देना है, ये भी आपको नीचे वाली लाइन में लिखा ही होता है ना। अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द लाइन इज पिक्ड, सबसे पहली बात, मतलब पहली बात तो आपने कन्वर्ट कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में, आपको समझ में आ जाएगा अराउंड। फिर दूसरा दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि कौन से पैराग्राफ, है ना, कौन से चैप्टर के कौन से पैराग्राफ से ये लाइन निकाली हुई, अगर ये याद आ जाता है ना, तो मतलब समझ लो आपका 90% काम बन गया है इस क्वेश्चन को लेकर, है ना। और ऐसा इतनी स्टेप्स लेके आपको 2-2, 3-3 मिनट तक यही काम नहीं करना है, एकदम फटाफट होगा ये, है ना, एकदम दिमाग में आ जाएगा, आपके दिमाग में खुद से ही आ जाएगा कि यार ये एनसीईआरटी के वो वाले पैराग्राफ से या वो वाले टॉपिक से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो निकला हुआ है। बस इतना समझ में आ गया ना, तो किस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बनने हैं ये तो हमको आता ही है ना, हम तो प्रिपेयर कर ही चुके हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि से रिलेवेंट मेरे को क्या आंसर लिखना है और व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ क्या पूछा है। तो ये यूजुअली आपको क्वेश्चन के में ही मेंशन कर दिया जाता है। जैसे अभी हमने एडिशनल प्रैक्टिस पेपर में, सैम्पल पेपर में या एडिशनल प्रैक्टिस पेपर में भी हमने जो क्वेश्चन देखे स्टेटमेंट वाले, उनमें क्या लिख रखा था कि बैंक जो है वो आपको तभी पैसा देता है जब आप प्रूव कर दो कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया, पर क्या इस स्टेटमेंट को लिख के छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने बाकायदा लिखा कि बैंक जो है वो क्या रोल प्ले करता है ना, ये आपको बताना है, कैसे क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो बैंक की लोन एक्टिविटी आपको बतानी है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो क्रूशियल रोल प्ले तो यही करता है वो। तो बस आपको स्टेटमेंट के जस्ट नीचे या आजू बाजू आपको रेलेवेंट क्वेश्चन भी वो दे देंगे। सिर्फ स्टेटमेंट तो और समझ लो कि आसान कर देते हैं आपको ये बताने में कि आपको फट से याद आ जाता है कि ये स्टेटमेंट तो उस पैराग्राफ की है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, लेकिन स्टेटमेंट में आपको और डबल फायदा हो जाता है कि ये स्टेटमेंट तो उस पैराग्राफ की है, वो वाले चैप्टर की, तो यहाँ से मेरा आंसर बनेगा, तो आपका फट से आंसर ऐसे बन के आ जाएगा। तो उसको एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह लो, है ना। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हमको देखने हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है बोर्ड पे, मतलब मैं बता दे रही हूँ ये इतने पेपर में पूछा गया, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने बाकायदा 2010 से 2022 के पेपर कल रात को बैठ के देखे हैं, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन समझ लो 2022 में, 20 में, 19 में, 11 में, 14 में, सभी में पूछा गया। और भगवान किस्मत अच्छी रहे तो तुमसे भी पूछ ले, क्योंकि बहुत आसान है ना। डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव, एनालाइज द स्टेटमेंट। अब हम तरीका वही अपनाएंगे, हमारा, हमको भले आंसर आता है पर हम तरीका वही अपनाएंगे कि इसको हिंदी में देख लेते हैं कि हमको बताना है कि कैसे जो है वो डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है। मतलब हमको डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है ये बताना है, स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, मतलब ये कि डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है ये बताना है। तो स्टेटमेंट फट से याद आ गई हमको कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के सबसे पहले पैराग्राफ में ही दिया हुआ है ना, सीधी लाइन दी हुई है ये। तो बस वहीं पे वो 3-4-5 पॉइंट दिए ना कि इक्वालिटी प्रमोट करता है, करेक्ट टू रूम मिस्टेक, गिव रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स देता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एनहांस करता है, फ्रीडम देता है सब चीज़ की। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो सारे पॉइंट लिख देने हैं हमको यहाँ पे, ठीक, समझे? बताओ समझे कि नहीं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, समझ में आया? बोलो बोलो। वेरी इजी ना, है आसान। हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं कि बस है ना क्वेश्चन हमको कोई नया तरीका से दिख जाता है ना तो हम घबरा जाते हैं। बाकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का ये फायदा अपने दिमाग में लेके चलना कि इससे आपको डायरेक्ट याद आ जाता है कि अरे ये तो उस पैराग्राफ में से ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस पैराग्राफ में से पूछा हुआ है, बस फिर तो हम आग लगा देंगे, है ना। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन हम उठा के देखते हैं तो हमको थोड़ा समय लगता है कि यार किधर से पूछा हुआ होगा, ये उस चैप्टर में भी ये बात की है, इस चैप्टर में भी ये बात की है, ऐसा लगता है ना। लेकिन स्टेटमेंट आ जाती है ना तो हमारा दिमाग एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाता है। चलो अगले की बात कर लेते हैं। बेल्जियम मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बस दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, है ना। तो बेल्जियम मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इवन जो लोग बेल्जियम में रह रहे हैं उनके लिए भी, है ना। लेकिन ये अरेंजमेंट जो है वो उनके लिए काम बहुत ज़्यादा कर गए। मॉडल कौन सा बेल्जियम का कॉम्प्लिकेटेड है, वो जो पूरा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी दी, है ना, इधर कैपिटल में एक गवर्नमेंट बना दी, स्टेट्स में अपनी अपनी गवर्नमेंट बना दी, है ना, ऐसी जो ये सारा कुछ उन्होंने बनाया। तो ये मॉडल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है ना समझने में, तो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी डिफिकल्ट है। हालांकि ये मॉडल उनके लिए कारगर साबित हुआ, है ना, बट हैव वर्कड फॉर देम सो फार। हिंदी में कन्वर्ट कर लिया तो समझ में आ गया हमको, है ना। इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेट एनी वन स्टेप टेकन इन बेल्जियम टू रूल आउट द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, है ना। तो इस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में, मतलब इस स्टेटमेंट को समझ के आप एक कदम बताओ बेल्जियम गवर्नमेंट का जिसमें उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया ताकि जो रीजनल डाइवर्सिटी है, मतलब अपने अपने लेवल पे जो वेरिएशंस है, मतलब जो डाइवर्सिटी लोगों के बीच में विभिन्नताएं दिख रही है, उसको अकोमोडेट करने की उस स्टेप्स के थ्रू उन्होंने कोशिश की। बताओ तो उन्होंने क्या क्या किया था, स्टेप्स सारे ध्यान है कि नहीं ध्यान है ना। कि वो बढ़िया से उन्होंने सेंट्रल पे भी गवर्नमेंट बना दी, बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, कैपिटल में गवर्नमेंट बना के बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और एक अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। तो अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम का है। अब स्टेप हमको बतानी है कि उनका कौन सा कदम, उनके उन सारे कदमों में से कौन सा एक ऐसा कदम है जिसने रीजनल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखो हिंदी में कन्वर्ट कर लिया तो कितने आसानी से समझ आ गया। अब ये भले क्वेश्चन हमको बड़ा सा दिख रहा है लेकिन कितना फुद्दू सा सवाल पूछा है कि नहीं पूछा, आसान है ना। एक्सटेंड कैसे करें, अब एक्सटेंड करना तो कितना आसान है ना कि इक्वालिटी प्रमोट करता है, तो प्रमोट्स इक्वालिटी, है ना। एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में जो पहले पैराग्राफ में वो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इस आंसर के, वो तो बहुत छोटे हैं, तो उसको एक्सटेंड कैसे करें। तो पहली बात तो वो बहुत सारे हैं, है ना, मतलब काफ़ी है, 5-6 पॉइंट के अराउंड है, तो सफिशिएंट है। लेकिन उसको भी एक्सटेंड अगर आपको करना है तो इक्वालिटी ऑफ प्रमोट्स एनहांसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये लिख दिया, फिर कॉलन लगा दिया कि एवरी इंडिविजुअल इज गिवन राइट टू वोट, सो हेंस दे हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी, दे कैन फॉर्म इंस्टीट्यूशंस, दे कैन फॉर्म एसोसिएशंस, है ना, ऐसा वैसा करके, मतलब सबको सब कुछ करना अलाउड है। डिग्निटी बन के आएगी ना बंदे की, क्यों नहीं आएगी। तो ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करना तो बहुत आसान है, सब पॉइंट लिखना मुश्किल है, एक्सप्लेनेशन तो फिर ऐसे ही हो जाता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाए। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिंहाला सुप्रीमेसी। हाउ डिड द फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो जो डेमोक्रेटिक, हिंदी में कन्वर्ट करना है पहले, है ना। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसने बहुत सारे ऐसे मेजर्स उठाए जिससे कि जो है सिंहाला सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो जाए। तो उन्होंने मेजॉरिटेरियन मेजर्स जो है वो उठाए, मतलब जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी वो डोमिनेट होने लगी और सिंहाला सुप्रीमेसी सेटअप करने लगी। तो हमको बताना है कि ऐसा क्या हुआ, है ना, ऐसा क्या हुआ कि फीलिंग ऑफ एलिनेशन जो है वो श्रीलंकन तमिल्स के अंदर डेवलप होने लगी, है ना। तो मेजॉरिटेरियन मेजर्स जो भी उन्होंने उठाए ना वो सब हमको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, है ना। तो हाउ डिड द फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप अमंग श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स के अंदर कैसे अलग होने वाली भावना जो है वो डेवलप होने लगी। तो कुछ ऐसा किया उन्होंने तभी इनके अंदर ऐसी भावना डेवलप होने लगी। तो क्या किया, तो उससे उनकी भावना डेवलप होने लगी। तो क्या किया वो सारा कुछ लिख दो, है ना। कि स्टेट फॉस्टरिंग ऑफ बुद्धिज्म कर दिया उन्होंने, है ना। सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर दिया। फिर
फिर उसके बाद जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, इंस्टीट्यूशंस में सब दूर जो है वो सिंहाला लोगों को प्रायोरिटी देने लगे और तमिल लोगों को जो है वो प्रायोरिटी कम मिलना शुरू हो गई, है ना। ये सारा कुछ किया ना उन्होंने, तो इसकी वजह से इनके अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन जनरेट होने लगा। बन गया कि नहीं बन गया आंसर? आसान है ना? बोलो बोलो बोलो, आसान है कि नहीं? अब तो नहीं डर लग रहा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से? क्या रिपीट? हाँ, नो मेजर गवर्नमेंट वॉज सेंसिटिव, वेरी गुड सौभाग्य, ये स्टेटमेंट मैं भूल रही थी, ये बहुत अच्छा है। नो मेजर पार्टी वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज गिवन एज इक्वल राइट्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब सिंहाला। तो ये वाला पॉइंट तो लिख दिया सारे, बाकी पहला वाला कि उनको ऐसा लगने लगा था कि कोई मेजॉरिटी पार्टी, कोई मेजर पार्टी या फिर कोई भी जो भी मेजर पार्टी है वो इन तमिल्स के कोई से भी कल्चरल या फिर किसी भी तरीके की भावनाओं को लेके सेंसिटिव नहीं है ना। तो फिर इसलिए इनके अंदर हीन भावना जागृत हो गई कि भैया हमको इतना ज़्यादा है तो अलग ही कर दो फिर, है ना। तो इन्होंने फिर सेपरेट इलम की डिमांड की। समझ में आया? आसान है कि नहीं है? इजी है ना। अब देखो, भले भले से बड़े बड़े क्वेश्चन लिख के दे दे, लेकिन हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया तो हमको समझ में आ गया ना। तो हमेशा सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन के लिए भी प्लीज आप लोग हिंदी में कन्वर्ट कर लिया करो, क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर लिया करो। 2 सेकंड का भी समय नहीं लगता और फोकस और बढ़ जाता है, क्योंकि दिमाग पे लोड होता है ना कि आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो फिर दिमाग सोचता है कि अच्छा ये शब्द, तो एकदम फोकस बना रहता है आपका, पूरे पेपर में फोकस बना रहेगा। आप ट्राई करके देखना ये चीज, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हर एक सोशल डिफरेंस के कारण सोशल डिवीजन नहीं होता, इस स्टेटमेंट को हमको जस्टिफाई करना है। तो देखो हमने हिंदी में कन्वर्ट तो कर लिया, आंसर क्या बनेगा कोशिश करो, बताओ, देखते हैं कौन बताता है। अब ये वाला देखो, सारे मैंने बताया ना, अब ये वाला आप बताने की कोशिश करो। रिपीट कर देती हूँ, एवरी सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ गया है, क्या बोलते हैं, पॉपुलर मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स वाला चैप्टर था ना, उसमें से। तो यहाँ से हो सकता है इसका आंसर आप लोगों को ना बने, है ना। तो रहने दे इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं ना, मतलब ये वाला चैप्टर ही नहीं आ रहा है इस बार, ठीक है। तो वो डल गया होगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हम अगले वाला कर लेते हैं। डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जस्टिफाई करना तो इतना आसान है कि मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड लिख देना है। जस्टिफाई क्या करोगे आप, उस टॉपिक से रिलेटेड लिख दो। जैसे यहाँ पे लिख दे एनालाइज द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो मतलब उस टॉपिक पे हम पहुंचे और वहां पे जो लिखा है वो लिख दो। कितना आसान, मतलब वाई वेयर हाउ मच इतना भी मत पूछा, आप तो सिर्फ जस्टिफाई और एनालाइज लिख दो सर मैडम, हम तो खुश हैं है ना। तो डेमोक्रेसी जो है वो डज नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। डेमोक्रेसीज में देखा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ज़्यादा हद तक रिड्यूस नहीं कर पाती। तो अब अच्छा, मैंने ये वाला क्वेश्चन कैंसिल कर दिया ना, इस क्वेश्चन को अब आप लोग बताओ, रिपीट कर दूँ। Democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. Justify the statement. डेमोक्रेसीज इकोनॉमिक, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं ना कि डेमोक्रेसीज जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने में। इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ मतलब जो रिच हैं वो रिच हुए जा रहे हैं और पुअर जो है वो पुअर हुए जा रहे हैं। इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ मतलब जिसके पास में पैसा ज़्यादा है और जिसके पास में पैसा कम है, उनके बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस नहीं कर पा रही डेमोक्रेसी, है ना।
बहुत आसान है, आपको यही बताना है कि कैसे किन कारणों की वजह से जो है ये डिस्पैरिटी बढ़ते जा रही है। देखें ज़रा किसका आंसर आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ फटाफट से। हाँ आलोक, वेरी गुड। रिच जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं पुअर के कंपैरिजन में। थोड़ा सेंटेंस में थोड़ी गड़बड़ है। लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और अनटचेबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक मतलब पैसे के तौर पे होता है। देखो अनटचेबिलिटी जो है वो सामाजिक इशू है ना, वो पैसे के तौर पे इशू नहीं है। अनटचेबिलिटी वाला सामाजिक इशू है। वही अगर हम लॉन्ग डिसीजन मेकिंग की हम बात करें तो वो तो प्रोसेस में इशू है। डिसीजन मेकिंग धीरे भी आते हैं पर क्वालिटी के तो आते हैं, वो वाला नहीं आएगा इसमें। वाइडनिंग गैप अमंग रिच एंड पुअर, वेरी गुड सौभाग्य। ये वाला पॉइंट हम लिख सकते हैं। देखो बेसिकली आपको इसके अंदर क्या लिखना है कि डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस नहीं कर पा रही है ना। तो क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि रिच जो है वो रिच हुए जा रहे हैं, पुअर जो है वो पुअर हुए जा रहे हैं। वो भी मेनली इसलिए क्योंकि रिच जो है वो उनके हाथ में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, है ना। तो वो उनके रिसोर्सेज जो है क्योंकि वो अपने हाथ में ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड पुअर लोगों को जो है वो चीज़ें मिल ही नहीं पा रही, है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया, समझ में आया? ठीक है कि वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के हाथ में ही है ना। साथ ही में आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो कि कुछ लोगों के हाथ में ही वेल्थ है। पहला तो ये हो गया, तो रिच लोग जो है वो एकदम बढ़िया से रह रहे हैं और पुअर लोगों की दिक्कत हो जा रही है। और इवन दूसरा पॉइंट इसमें ये लिख सकते हो आप कि जो पुअर लोग हैं उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है उनके हाथ में, तो ठीक है उनकी बेसिक नीड्स भी मीट नहीं हो पा रही है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर इसमें और क्या लिख सकते हो आप, है ना, कि इनकी गरीबी को लेकर जो है वो वोटर्स क्या करते हैं, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा के उनको वोटिंग के टाइम पे तो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में उनकी दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को ठीक करने में कोई इंटरेस्ट उनका नहीं होता है ना। तो इन कारणों की वजह से जो है वो डेमोक्रेसी क्या कर रही है, रिड्यूस नहीं कर पा रही है ना। और इवन ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब जो क्वेश्चन था ऐसे में ज़रूरी भी नहीं है कि आप कारण ही बताओ, आप नॉर्मल स्टेटमेंट्स भी इनके अंदर बता सकते हो कि हाँ बिल्कुल ही ऐसा होता है, सही बात है ना। मतलब ये एनालाइज द स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक टॉपिक दे दिया और आपको उसके ऊपर डिस्कस करना है ना। जैसे कोई एक बात होगी कि भैया देख तेको पता है कि आजकल तो ऐसा होने लगा है, ऐसा होने लगा है, तो आप ऐसे में क्या करते हो, हाँ यार आजकल का तो ज़माना ही ऐसा है, ऐसा भी होता है, इस टर्म्स में ऐसा भी होता है। सेम इवेंट को आप इंक्रीज कर रहे होते हो ना, ऐसे बातों को और बढ़ाते जा रहे हो और ये भी डाल के और वो भी डाल के, तो सेम। तो इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ अगर आपको कोई कह दे कि डेमोक्रेसी में तो यार इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस ही नहीं होती, ख़त्म ही नहीं होती, तो आप ऐसे में क्या करोगे, हाँ सही बात है, वो रिच लोग ना गरीब अमीर लोगों के हाथ में चीज़ें ही रहती हैं तो वो और ज़्यादा कंज्यूम करते रहते हैं। बेचारे गरीब लोगों का तो इतना भी नहीं हो पाता कि उनकी ज़रूरतें ही पूरी हो जाए, है ना, उतना भी नहीं हो पाता उनका। और ये और ऊपर से नेता लोग ये क्या करते हैं, आते हैं तो वोटिंग के टाइम पे वोटर्स से वोट मांगते हैं इन गरीबों से ही, और फिर उसके बाद में इनके इंटरेस्ट के ऊपर काम ही नहीं करते। तो फिर ऐसे में कैसे देश आगे बढ़ेगा? ऐसी बातें करते हो कि नहीं करते हो आप? तो वही है, वैसा ही आपका जस्टिफाई और एनालाइज द स्टेटमेंट में आंसर बन जाएगा। समझ आई बात? ठीक, आसान है। चलो, डेमोक्रेसी इज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। चलो ये बता दो, बताओ। डेमोक्रेसी इज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पूरा आंसर जो है वो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो सिंपल सी चीज़ है ना। क्या बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो उसके कारण हार्मोनियस लाइफ, पीसफुल लाइफ तो ज़रूर से मिल जाती
है ना, किसी भी सोसाइटी में। मतलब डेमोक्रेसी हर चीज़ में भले से गड़बड़ होगी, लेकिन ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, आपको इसमें लिखना है कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो ये बताता है कि भाई कुछ भी चीज़ में गड़बड़ हो डेमोक्रेसी में, पर डेमोक्रेसी ज़रूर से पीसफुल और हारमोनियस लाइफ जो है वो कंट्री में लेकर आ जाती है। तो ऐसा हो पाता है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। एक तो ये कि लोगों को इक्वालिटी दी हुई है, तो जब हर बंदे के पास में इक्वल राइट्स होते हैं तो वो खुश रहता है, उसके पास में लड़ाई करने का, कॉन्फ्लिक्ट करने का कोई कारण ही नहीं बनता। दूसरा ये कि हर बंदे को पावर दी गई है ना, कि वो गवर्नमेंट में भी आ सकता है, वो वोटिंग राइट का भी उसको अधिकार दिया हुआ है ना, साथ ही साथ में वो चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकता है। तो जब हर बंदा के पास में बराबर पावर्स होती है ना, तो भी उसको फिर क्या है, कोई कॉन्फ्लिक्ट का वो नहीं मिलता। साथ ही साथ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है ना, कि आपने कुछ बोला तो भैया समझा उसने, है ना, कि हाँ भैया ये जो चीज़ है वो करनी चाहिए। साथ ही साथ में आप जब चाहो सरकार को बना सकते हो, जब चाहो सरकार को गिरा सकते हो। आपको बंदा पसंद नहीं आ रहा, आप सरकार गिरा दो, नए बंदे को लेके आ जाओ, तो सब आपके हाथ में है ना, तो वैसा काम भी चल जाएगा। मतलब इसमें ऐसा तो है नहीं कि कभी बंदा जो है वो डिक्टेटर बन गया या सिविल वॉर जैसी कंडीशन कभी आएगी ही नहीं ना, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही है तो आप सरकार गिरा दो, है ना। लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक, कि मतलब आपके द्वारा बनाई गई सरकार है ना, तो आपका ट्रस्ट बना होता है कि यार हमने इलेक्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो करेगी, ठीक है, ट्रस्ट बना होता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण क्या है, डेमोक्रेसी कम से कम जो है वो हारमोनियस और पीसफुल लाइफ तो जनरेट कर ही लेती है, ठीक। तो वो सोशल अकोमोडेशन वाला भी इवन पॉइंट्स आप इसके अंदर लेके आ सकते हो कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है। और मेजॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि किसी एक कम्युनिटी जो नंबर में ज़्यादा है उसको तवज्जो दिया जाएगा, बल्कि तवज्जो मेजॉरिटी थॉट को दिया जाता है कि सब लोग मिलके इकट्ठा मेजॉरिटीली क्या सोच रहे हैं, इसको तवज्जो दिया जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी में जो है वो एकदम बढ़िया से काम चल रहा होता है। समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाए, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर इन टू एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है ना, है ना। तो इसके अंदर आप क्या ला सकते हो कि भैया इसमें आपको कौन से स्टेटमेंट लिखने हैं कि बाकायदा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमारा अनटचेबिलिटी हो गया, या फिर वुमेन का जो है वो बैकवर्डनेस हो गई, ऐसी चीज़ें हमने देखी। लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो जब कोई चीज़ बहुत लॉन्ग ड्रॉन होती है तो उसको मरम्मत करने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों को इक्वालिटी और फ्रीडम देती है ना। बाकी किसी और दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो ऐसे में वो केस और ज़्यादा बिगड़ता चला जाता है, और जो राजा चाहता है या जो डिक्टेटर चाहता है वैसा ही होता है ना। महिला अगर आगे बढ़ना चाहे तो नहीं बढ़ पाएंगी, अनटचेबिलिटी अगर कोई छुड़वाना चाहे, ख़त्म करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा है कि भले समय लगेगा, पर जब जो इंसान चाह ले कि मेरे को मेरी स्थिति बदलनी है, मेरी स्थिति मेरे को परिवर्तित करनी है, तो उसको सरकार की तरफ से, स्कीमों की तरफ से, लॉज की तरफ से सहारा मिलेगा और वो अपनी स्थिति को सुधार पाएगा, या फिर कलेक्टिवली जो है वो लोग अपनी स्थिति को सुधार पाएंगे। तो इक्वालिटी और फ्रीडम दो बेसिक क्राइटेरिया है डेमोक्रेसी का, आसानी से लोगों को मिल जाता है। तो उसमें मेनली पॉइंट आपको वो वुमेन वाला और जो हमारा है बैकवर्ड क्लासेस वाला, वो वाला क्लासेस वाला काम आपको इसके अंदर डालना है कि हाँ समय लंबा लगेगा, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही है ना ये चीज़, उसको सुधारने में समय लगेगा, लेकिन सुधारा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में। बाकी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो सुधारा भी नहीं जा सकता। समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स थ्रू लीगल वेज, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट, है ना। पॉलिटिक्स को लीगल वेज की थ्रू मरम्मत करना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इस स्टेटमेंट का एनालाइज करो तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में सीधा सा आंसर आपका दिया हुआ है कि सबसे पहले पॉइंट तो ये लिखो कि पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के पहले ये समझना ज़रूरी है क्या वो वाकई में सुधरना चाहती हैं। अगर वो सुधरना चाहती हैं तो फिर वेरियस फॉर्म्स, लॉज वगैरह लाए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं सुधरना चाहती तो भले आप कुछ भी कर लो, उनकी इंटरनली मैटर में आप ठीक नहीं कर पाओगे। हालांकि कई सारे कदम उठाए गए हैं, आपको यहाँ पे इवैल्यूएट करना है स्टेटमेंट को, है ना, कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है ना। तो आपको ऐसा बताना है कि पहले तो ये देख लो कि सुधरना चाहती है कि नहीं, फिर अगर सुधरना चाहती है तो ऐसे कई सारे लॉज भी बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए गए हैं, बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख लो कि वो एफिडेविट वाला कि आपको शपथ पत्र साइन करना ही है, आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना ही है, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये आपको बताना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स देनी
है ना, तो एफिडेविट वाला हो गया, ठीक है। साथ ही में वो जो अपना क्या बोलते हैं लॉ निकाल दिया ना कि अब डिफेक्शन नहीं कर सकते आप, है ना, कि भैया जीत गए पार्टी के नाम से और फिर दूसरी पार्टी में पैसे लेके शिफ्ट हो गए, तो ये वाला काम नहीं होना आपका, है ना। अब लॉ के तहत जब आपको कह दिया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ बन गया ना कि नहीं भैया आप अगर खड़े हो गए हो पार्टी में और जीत गए हो और आप पार्टी शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी पोजीशन भी छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर नए साल से इलेक्शन लड़ो फिर जीतो तो बात अलग है, ठीक है। तो जब जस्टिफाई और एनालाइज द स्टेटमेंट बोला जाए तो आप जैसे नॉर्मल बात करते हो कि नहीं, उस स्टेटमेंट को और ऐसे बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर लेनी है। लेकिन इवैल्यूएट बोला जाए मतलब आपको उस स्टेटमेंट को आंकना है ना। वो स्टेटमेंट सही भी हो सकती है, फिर उसमें जैसे कभी कभी ऐसी बातें करते हैं ना हम लोग, ये वो वाली इवैल्यूएट वो वाले स्टेटमेंट हो जाते हैं। जैसे हम कभी कभी बातें करते हैं ना कि यार देख ऐसा हुआ तो आजकल तो ज़माना ही ऐसा हो गया है, तो फिर दूसरा कहता है नहीं यार ज़माना ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, मतलब हम क्या कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, है ना, कि सही है कि नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं है ऐसा भी हो जाता है ना। तो आप इसमें अपोजिट वाली चीज़ भी इसके अंदर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आई बात, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अबाउट 100 years ago there were few countries that had hardly political party. Now there are few countries that do not have political party. Examine this statement. तो बिल्कुल सही है, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन कैसे कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है ना। पुराने समय में वाकई में ऐसा था कि कुछ देशों में पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन आज के समय में कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ कम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो इंडिया का ही केस देख लो, है ना। इन केस ऑफ इंडिया ऐसे करके आप लिख सकते हो कितनी सारी 700 के अराउंड पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के तहत, है ना। तो क्योंकि हमको हक दे दिया कि आप फॉर्म कर सकते हो एसोसिएशन वगैरह, तो हम तो निकले हैं एकदम बढ़िया से। तो आप बता सकते हो इसके अंदर की वेरियस कंट्रीज हैव वेरियस पार्टी सिस्टम्स। some countries has one party system, some countries follow two party system, even some countries have multi party system. And since there is democracy in most of the Asian countries, they are allowed to form associations and hence many parties can be seen, है ना। तो आप ऐसे ये भी स्टेटमेंट इसके अंदर डाल सकते हो that with time people have been aware, people have become aware of their rights, people have become aware of their fundamental rights, है ना। Hence everybody, most of the people wants to come to power, wants to have their power, wants to have equality. Hence जब भी मौका मिलता है लोग जो है वो अपने एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं और अपनी बात रखने की सरकार के पास में या फिर लोगों के पास में कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनती जा रही है, ठीक। लास्ट वाला क्वेश्चन, नो पार्टी सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज इन ऑल सिचुएशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ 5 आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो आर्ग्यूमेंट्स जरूरी नहीं आपसे 5 ही पूछा जाए, बाकी इसमें आप आंसर डाल सकते हो अपने कि भैया कोई पार्टी सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं होता कि किसी भी कंट्री के लिए आइडल है कि नहीं। हिंदी में कन्वर्ट कर लिया कि नो पार्टी सिस्टम, कोई भी पार्टी सिस्टम किसी कंट्री के लिए सारी सिचुएशन में आइडल नहीं होता। पहला पॉइंट तो आपको ये बताना है कि हम चूज नहीं कर सकते हमारा पार्टी सिस्टम, ठीक है। दूसरा ये कि हम पार्टी सिस्टम में इवॉल्व होते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, है ना। हम इवॉल्व होते चले जाते हैं कि भैया कौन सा पार्टी सिस्टम हमको लेना है। तीसरा ये कि ये पार्टी सिस्टम आसानी से चेंज भी नहीं किया जा सकता, हम सोचे कि इसमें नहीं इसमें कर ले, उसमें नहीं उसमें कर ले, ऐसा भी नहीं है ना। फिर चौथा आप 2 एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि इंडिया के कंटेक्स्ट में देख लो, क्योंकि इतनी लार्ज डाइवर्सिटी है, इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल है, तो उनको थोड़ी बहुत पार्टी से रूल करना आसान है भी नहीं। और क्योंकि सबको अधिकार दिया हुआ है इसलिए वी हैव सीन मल्टी पार्टी सिस्टम, हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम में इवॉल्व होते चले गए। वेयर एज चाइना मे नॉट बी इन नीड ऑफ सो मच पार्टीज, है ना, और उनका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऐसा रहा होगा कि उनका एक पार्टी से काम चल जा रहा है, तो वहां पर हम एक पार्टी सिस्टम जो है वो देखते हैं। 5 पॉइंट हमारे बन गए। आसान है कि नहीं, समझे? कितने आसान क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल ही आप आसान नहीं बोल सकते हो, क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेवल इन क्वेश्चंस का अच्छा है, लेकिन हमने आसान कर लिया ना। स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, उसको हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है। हिंदी में जैसे ही आपने स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया आपको स्टेटमेंट का क्रक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जस्टिफाई, एनालाइज, एग्जामिन, इवैल्यूएट, इन शब्दों का मैंने मतलब आपको समझा दिया कि कब किस क्वेश्चन में क्या करना है। बाकायदा अगर आपको, मैं तो ये कहती हूँ बाय द एंड, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्या लिखूँ, ये
क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो बस इतना देख लेना कि ये स्टेटमेंट कहाँ से पूछी हुई है। वर्स्ट कंडीशन का केस बता रही हूँ, इतना देख लेना कि स्टेटमेंट कहाँ से पूछी हुई है। तो अगर आपको वो टॉपिक याद आ जा रहा है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड लिख के आ जाना, आप छोड़ के मत आना। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख के आ जाना, क्योंकि एग्जाम के समय पे हमें नहीं समझ आता कि क्या सही लिखना है, क्या लिखना सही होगा, क्या लिखना गलत होगा। फिर घर आते हैं ना तो हमें याद आता है कि अच्छा सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कई बार सही हो जाता है, क्योंकि सिंगल टॉपिक्स होते हैं और मैक्स टू मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन किसी टॉपिक से बन पाते हैं, और वो भी सिमिलर क्वेश्चन ही होते हैं। तो कई बार हम रेलेवेंट आंसर लिख के आ जाते हैं। छोड़ के मत आना आंसर, है ना, छोड़ के बिल्कुल भी मत आना। समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट, समस्या? हाँ, नेचर ऑफ डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, नेचर ऑफ सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शन। वेरी गुड सौभाग्य, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो। चलो, अच्छा लगा, समझ में आ गया? कोई डाउट, दिक्कत तो नहीं? बता दो जल्दी से, फिर सेशन को हम खत्म करें। अब तो नहीं डरोगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से? अब जल्दी से मुझे बता दो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो फोड़ के आओगे कि नहीं आओगे? हाँ, पीडीएफ जो है मैं कल वाले सेशन और आज वाले सेशन दोनों क्वेश्चंस का भेज दूंगी। चलो 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 चलो, बस अच्छा लगा। मिलते हैं अब अगले सेशन में। इकोनॉमिक्स के भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। सेशन कब होगा ये मैं आपको स्टोरी के थ्रू बता दूंगी, स्टोरी जरूर से देख। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त रोज स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल पर। सॉरी अभी थोड़ा 2-3 दिन से कंटिन्यू जो है वो हमारा थोड़ा सा लेट वाला हो जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीज़न, है ना। तो उसके ऊपर आज ही काम कर लिया जाएगा, कल से लेट नहीं हुआ जाएगा, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, है ना। तो वो इंटरनली एक दिक्कत है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगी, है ना। तो चलो, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से उठ जाइए। और वैसे भी हमारे जो क्वेश्चन वाले सेशन है तो हम आसानी से इनको कर लेंगे, है ना। बस वही करना है हमें। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि हर एक पेपर में, हर एक ईयर के हर एक पेपर में, हर एक सेट में ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखे गए, है ना। और इवन अभी मैं आपको बताऊंगी, इकोनॉमिक्स में तो एक साल में दो क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड आए, और उन दोनों में ऑप्शंस के साथ में, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड
है ना। तो हमको इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप सब करो, सारा करो। मैं आपको इसकी टिप्स और ट्रिक्स फिर से रिवाइज करा दूंगी कि कैसे करना है। इसका हमने सिविक्स का सेशन कल ले लिया है, इसको ज़रूर से अच्छे से देख लेना, समझ लेना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं तो कहती हूँ और आसान हो जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें सोचना पड़ता है कि कौन से चैप्टर के कौन से पैराग्राफ से। लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो समझ लो कि आपकी एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठा के दे दी है, तो आपको दिमाग में लाना, रिमाइंड करना बहुत आसान हो जाता है कि अरे ये तो उस पैराग्राफ की लाइन है, अरे ये तो उस टॉपिक की लाइन है, बस उसके कंटेक्स्ट में ही आपको अपना आंसर लिखना होता है। ठीक, तो अब यूजुअली आपके जो शब्द होते हैं इसके अंदर, है ना, तो पहले तो मैंने आपको स्टेप्स कल भी बताई थी, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। और कुछ एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पे डाली है ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको, इवन सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन पहले देख लूँ मैं आवाज़ आ रही है कि नहीं तो मैं सारा कुछ बोल देती हूँ और फिर पता चलता है कि आवाज़ आती नहीं। वैसे मैंने आज सब चेक कर लिया था, आवाज़ तो आनी चाहिए, बाकी फिर भी ऐसे कंफर्म कर लेना चाहिए, है कि नहीं? आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे सबसे पहले जैसे आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पेपर आया, आप जिस क्वेश्चन पे आए हो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। तो ये जो वाई, वॉट, वेयर, हाउ का हम उल्टा ही आंसर दे के आ जाते हैं। जैसे वॉट में वाई का दे देते कभी कभार, हाउ पूछा होता है तो वाई का आंसर लिख देते, वाई पूछा होता है तो हाउ का आंसर लिख देते हैं। ऐसे गड़बड़ हम जो करके आते हैं ना, ये अगर हम क्वेश्चन को ही हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे तो ऐसी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि आपका दिमाग एकदम कॉन्शियस रहेगा कि हाँ आपको सही तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो फटाक से दिमाग में जो है वो आपके सही आंसर आ जाएगा। कि वाई बोला है तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करते समय बोलोगे कि क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गया, क्यों जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया गया, क्यों सत्याग्रह किया गया। तो व्हाट वाला आंसर आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप मुंह से ही क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो तो नॉर्मल आपकी भाषा हो गई। और फिर क्यों का आंसर हमको तो देना आता है, या क्या का आंसर हमको तो देना आता है। व्हाट, वाई में हम गड़बड़ कर सकते हैं लेकिन इनमें नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहली वाली स्टेटमेंट, मतलब जो भी क्वेश्चन हो, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, सही आंसर निकल के फटाफट आपके दिमाग में आ जाएगा। दूसरा, आपको समझने की जरूरत है कि ये लाइन जो है ये कहाँ से पिकअप की गई है फॉर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, है ना, कि ये लाइन कहाँ से पिकअप की गई है, एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर का कौन सा पैराग्राफ है। और ये भी आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली में तो आपको दिमाग में आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि सारे टॉपिक्स ही अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, कंप्लीटली अलग है। ऐसे कोई कोइंसाइड कर ही नहीं रहा कि आपको सोचना पड़ा रही है इसमें से है कि इसमें से है ना। अब सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है जिसमें हमको कंफ्यूजन हो सकता है, वो है अकोमोडेशन और सोशल डाइवर्सिटी, जो पावर शेयरिंग में भी मिल जाता है एक आध जगह और दूसरी जगह भी मिल जाता है, तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी मिल जाता है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार किस में से दें, लेकिन सिमिलर कंटेक्स्ट जो है वो आ ही जाता है उसमें, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी तो सारे टॉपिक्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो बस स्टेटमेंट पढ़ी और दिमाग में आ जाएगा अच्छा है तो वहाँ से पूछा हुआ है तो उस पैराग्राफ में से मेरा आंसर बनेगा। ठीक, तीसरी चीज़ ये कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच ऑफ दीज इज आस्क्ड, ये आपको समझना ज़रूरी है कि आपने पैराग्राफ तो समझ लिया, अब ये समझो कि भाई व्हाट पूछ, उस कंटेक्स्ट में क्या पूछा है या क्यों पूछा है, या हाउ पूछा है मतलब हमको प्रोसेस बतानी है, या व्हेन पूछा है कब हुआ ये बताना है, तो क्या हमको बताना है। अब आपको लगेगा मैडम इतनी देर हम किसी एक क्वेश्चन में लगाएंगे तो बाकी का पेपर कब करेंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सवाल। बाकी ये सिर्फ स्टेप्स ऐसे कहने की है, ये फटाफट होती है, मतलब 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट से आधे मिनट के अंदर आपके ये सारी स्टेप हो जाएंगी, है ना, सारी हो जाएंगी, क्योंकि इतना समय थोड़े लगेगा आपको, आपका दिमाग एकदम फटाफट प्रोसेस करता है, आपके दिमाग को भी पता है कि फटाफट आना है, तो बस आपको फटाफट फटाफट सब दिमाग में आ जाएगा। और ऐसी स्टेप्स जो है वो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मदद करती है आपको, जिन क्वेश्चंस में आप अटक जाते हो, है ना, जिन क्वेश्चन जिनका आंसर आएगा वो तो आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आप लिख लोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप अटक गए अब, तो ये स्टेप्स आपको मदद करेंगी उस समय पे स्पेशली। साथ में आपको ये समझना ज़रूरी है, ये आप समझ लो, इन शब्दों को आप समझ लो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ यही शब्द आते हैं। क्या क्या शब्द आते हैं, एक तो जस्टिफाई करने के लिए बोल देते हैं, एग्जामिन करने के लिए बोल देते हैं, इवैल्यूएट बोल देते हैं, एनालाइज बोल देते हैं, या सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल बोल देते हैं। इन शब्दों के अलावा आपने कोई सा शब्द अगर देखा हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैंने यही शब्द देखे हैं सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। जस्टिफाई करने के लिए बोल देते हैं, मतलब कोई सी स्टेटमेंट दी हुई है, मतलब आपको उसको जस्टिफाई करना है, मतलब आपको उसको सही प्रूव करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप स्टेटमेंट को सही बता सकते हो, ठीक। एग्जामिन में आप सही गलत दोनों बता सकते हो,
ठीक है, कि मतलब हाँ भी हो सकती है वो स्टेटमेंट, ना भी हो सकती है, मतलब उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव। एग्जामिन करते हैं ना, तो एग्जामिन तो वो स्टेटमेंट सही गलत दोनों हो सकता है, शब्द से हमको समझ में आ रहा है। इवेल्युएट करना मतलब उसको और एक्सप्लेन करना है ना, मतलब उसको और एक्सप्लेन कर देना, मतलब उस स्टेटमेंट को और सही से बता देना कि क्या है। तो कुल मिला के जस्टिफाई जैसे ही ऑलमोस्ट इवेल्युएट भी हो जाता है, एनालाइज भी ऑलमोस्ट वैसे ही हो जाता है कि आपको उसको नाप तोल करना है ना। मतलब कुल मिला के एनालाइज, इवेल्युएट और जस्टिफाई, ये तो ऐसे स्टेटमेंट है कि मतलब आपने ये समझ लिया ना कि इस पैराग्राफ में से इसका क्वेश्चन बना है, तो उस पैराग्राफ को ही लिख दो आप पॉइंट बना के। ऑलमोस्ट ऐसा ही आपका जो है वो चलेगा काम, है ना। तो आपका बनेगा, मतलब जैसे आप व्हाट वेयर हाउ द समझ गए ना, तो आपको बन जाएगा कि आपको क्या पूछा गया, या जस्टिफाई और ये सब भी अगर आपको बोला है तो आपको उस पैराग्राफ से रिलेटेड, जैसे बैंक की कोई सी स्टेटमेंट दे दी और बोल दिया कि जस्टिफाई करो, है ना, कि बैंक जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है कि नहीं करता है, तो करता ही है। कैसे करता है, तो मतलब वो बैंक लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक है, तो बैंक की लोन एक्टिविटी समझा दो आप इसके अंदर, देख लो क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, जस्टिफाई कर दिया हमने, है ना, इवेल्युएट कर दिया हमने स्टेटमेंट को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो बस यही सारे शब्द है। एनालाइज भी कर दिया हमने स्टेटमेंट को कि हाँ सही करता है क्रूशियल रोल प्ले, तो कुछ भी दे दे चलेगा, बस आपको स्टेटमेंट दे दी, मतलब आप सोने पे सुहागा है अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो। ठीक है, चलो ज़्यादा अब समय व्यतीत नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। ईयर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ से पूछे हैं, और ये जो शब्द है ये मैंने इनको यहाँ पे हाईलाइट कर दिए ताकि आपके दिमाग में रह जाए कि कौन से शब्दों से रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। कि टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज क्या करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज को और ज़्यादा डेवलप करती हैं। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, आप बताओ। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं बता दूंगी, इसका भी आप बता दो। कोशिश ये करना कि इन क्वेश्चंस के आंसर लिख लो, ठीक है, लिख लो। बोलो बोलो, चलो आंसर बताओ फटाफट, देखते हैं कौन बताता है। चलो रजनीश, बहुत दिन बाद आए हो ना, जल्दी से आंसर बता दो इसका। ठीक है, कि टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज, सबसे पहले हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया कि टर्शरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज है वो हमको प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज को डेवलप करने में मदद करती है। तो कैसे करती है? इट प्रोवाइड्स एसेंशियल बेसिक सर्विसेज। थोड़ा और सुधारा जा सकता है गौतम, सोचो। मैम इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा सेल करती है। थोड़ा थोड़ा ठीक करो, मरम्मत करो। वेरी गुड सौभाग्य, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर क्या है? टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स सर्विसेज which help in the development of primary and secondary sector. They are an aid or support for the production process. यही आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ अगर आप लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मैं स्टेटमेंट आपको समझा भी देती हूँ कि वो क्या है। कि देखो भाई, क्या होता है ना कि प्राइमरी सेक्टर में भी हम सामान बना रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो बन के आ ही रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें भी हम सामान बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होके आ रहा है। तो ये दोनों सेक्टर जो है वो हमारे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सामान प्रोड्यूस करते हैं। वही टर्शरी सेक्टर की हम बात करें तो सर्विस सेक्टर कोई प्रोडक्ट बनाता है क्या? नहीं, मतलब टर्शरी सेक्टर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। टर्शरी सेक्टर ऐसी चीजें करता है जो कि सर्विस प्रोवाइड करे लोगों को, है ना, लोगों का काम आसान हो जाए, ऐसी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। तो एक एड प्रोवाइड करता है, मतलब एक हेल्प प्रोवाइड करता है ये जो सर्विस सेक्टर। अब हेल्प कैसे? ट्रांसपोर्टेशन करके आपका सामान लाना ले जाने में मदद कर देगा। कम्युनिकेशन की मदद से आप जो है वो एक दूसरे से बातचीत करके अपनी ऑर्डर डील फिक्स कर सकते हो, है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाती है। आपका इंटरनेट इसके अंदर आ जाता है, आपका डेटा मेकिंग इसके अंदर आ जाता है, आपकी एक्सेल शीट सब कुछ इसके अंदर आ जाती है।
सब कुछ जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने वाली सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर आती है, सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाती है। तो सर्विस सेक्टर क्या करता है, मदद करता है थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू कम्युनिकेशन, ताकि दूसरे काम जो है वो आसानी से हो सके। अब कैसे आसानी से हो सके, तो भैया प्राइमरी सेक्टर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर से अगर कोई सा सामान रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक पहुंचाना है तो ये काम कौन करेगा, ये टर्शरी सेक्टर ही करेगा। अगर टर्शरी सेक्टर नहीं होता तो प्राइमरी सेक्टर से सामान सेकेंडरी सेक्टर तक जा पाता क्या, अगर नहीं जा पाता तो फिर ये दोनों कैसे डेवलप होते, नहीं डेवलप होते। इसलिए टर्शरी सेक्टर क्या कर रहा है, दोनों के डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। ठीक, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि सेकेंडरी सेक्टर वाले बता सके कि हमको इस रॉ मटेरियल की जरूरत है, आप ये रॉ मटेरियल भेज दो। अगर नहीं होता टर्शरी सेक्टर या कम्युनिकेशन तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाती क्या, नहीं हो पाती। तो डेवलपमेंट हो पाता क्या इन दोनों सेक्टर का, नहीं हो पाता। समझ में आई बात। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को समझा सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हमको इवैल्यूएट करना है। तो ऐसे समय पे आपको क्या करना है, आप जब कोई सी जैसे याद आ गया ना हमको वो ग्राफ झट से दिमाग में, देखो हमने हिंदी में भी इसको फटाफट से हमने कन्वर्ट कर लिया कि भाई प्राइमरी सेक्टर जो है वो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, किसी भी कंट्री के इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। ठीक है, तो फट से हमको वो पैराग्राफ वो ग्राफ याद आ गया, तो अगर आप चाहो तो वो ग्राफ भी बना सकते हो, है ना। जब कोई सी स्टेटमेंट से रिलेटेड किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई फैक्ट्स हैं आपके पास, है ना, कोई डेटा है आपके पास, तो आप ज़रूर से उस डेटा को अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। आप वो ग्राफ बना सकते हो जिसके अंदर शुरुआती दौर में जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेज में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप ये लिख सकते हो कि इनिशियल डेज में जब कोई सी भी कंट्री डेवलप हो रही होती है तो वो सेल्फ सफिशिएंट होना पसंद करती है, कम से कम इंपोर्ट लाना पसंद करती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना रॉ मटेरियल अपने ही देश में ग्रो करती है। जब अपने ही देश में ग्रो करती है तो रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ पे होता है, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके सामान बनाते हैं। तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ में होता है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होता है। जाहिर सी बात है इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी देश में बहुत अच्छा नहीं होता, तो क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता इसलिए सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता है, साथ ही साथ में जो है वो स्किल्स नहीं होती लोगों के पास में, और इसी कारण से टर्शरी सेक्टर भी डेवलप नहीं होता। बाकी खाना उगाना हर एक देश को इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आता ही आता है, तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा, प्राइमरी सेक्टर जो है वो हमारा, वो बहुत ज़्यादा पीक पे होता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। समझ में आई बात। तो ये 3 पॉइंट आपके आसानी से इसके अंदर बन जाएंगे। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाए। बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। बैंक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब बैंक जो है वो एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, काफ़ी ज़रूरी रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने में, आर्थिक स्थिति को डेवलप करने में। तो अब आर्थिक, मैंने इकोनॉमिक्स से आपको बता दिया है ना, पैसे से रिलेटेड। तो आर्थिक स्थिति इंसान की कब अच्छे से होगी, मतलब आप इसका कंटेक्स्ट किस में दोगे, वही आपकी लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक में। क्यों इसमें दोगे, कैसे हमको ये समझ में आया, ऐसा इसलिए समझ में आया बेटा क्योंकि आर्थिक स्थिति किसी भी देश की कब डेवलप होगी, जब उस देश के हर इंसान की आर्थिक स्थिति डेवलप होगी। और हर इंसान की आर्थिक स्थिति कब डेवलप होगी, जब उसको पैसा मिलेगा काम करने के लिए, है ना। क्योंकि कोई बिजनेस देख लो, खेती बाड़ी देख लो, सब चीज़ में आपको शुरुआत में पैसा झोंकना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। आपके बाप दादा आपके लिए पैसा नहीं रख के गए होंगे तो फिर क्या करोगे, है ना। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है आपको, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास में पुश्तैनी पैसा नहीं होता, है ना, मतलब उनके एंसेस्टरल इनकम नहीं होती, फाइनेंशियली एंसेस्टरल इनकम जो है वो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो चाहते हैं आगे बढ़ना, चाहते हैं कुछ करना, लेकिन हर चीज़ में शुरुआती समय में आपको पैसा लगता ही लगता है। तो फिर क्या करें, भीख मांग सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ऐसे में तो फिर हम नहीं हो जाएंगे ना, डेवलप नहीं हो पाएंगे अगर भीख भी मांगेंगे तो ऐसे में ज़रूरी है कि बैंक जो है वो अपना क्रूशियल रोल प्ले करे। कैसे क्रूशियल रोल प्ले करेगा कि भाई वो क्या करता है, डिपॉजिटर से जो है वो डिपॉजिटर पैसा जमा करता है, डिपॉजिटर के पास में लालच होता है कि उसको इंटरेस्ट इसके ऊपर मिल जाएगा, ठीक। तो इसलिए डिपॉजिटर क्या कर देता है, बैंक में पैसा जमा कर देता है। फिर उस पैसे का 15% बैंक जो है वो अपने पास रखता है ताकि विड्रॉवल में आसानी हो,
साथ ही साथ में बाकी का रिमेनिंग पैसा जो रहता है वो लोन पे चला देता है। यानी कि बैंक एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, एक मीडियम की तरह काम करता है ऐसे लोगों के बीच में जिनके पास में एक्स्ट्रा पैसा है और जिनको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, उसी पैसे को लोन पे चढ़ा देता है। तो जिन जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है वो आते हैं बैंक से लोन लेते हैं और फिर इंटरेस्ट सहित बैंक को लोन चुकाते हैं। तो ये कितना अच्छा काम जो है वो बीच में बैंक का हो गया कि ऐसा बंदा इनडायरेक्ट वर्क है एक तो, कि ऐसे बंदे जिनके पास में पैसा है उनका भी फायदा हो रहा है और ऐसे बंदे जिनके पास में पैसा नहीं है उनका भी फायदा हो रहा है। बैंक जो है वो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आसानी से जो बंदा लोन लेकर गया है इंटरेस्ट रेट पे कोलैटरल दे के, वो अब बिना किसी परेशानी के, बिना किसी जो है वो दबाव के, किसी पर्सन से किसी दबाव के, वो अब अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान दे सकता है। क्योंकि अगर वो किसी बंदे से पैसा लेता है ना, ये भी आप इसके अंदर बता सकते हो दैट इफ द पर्सन वुड हैव टेकन money from any money lender or friend they would have charged them high rate of interest, जिसकी वजह से वो अपनी इनकम बढ़ा ही नहीं पाते। लेकिन बैंक क्योंकि अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है इसलिए आसानी से बंदे की इनकम भी बढ़ जाती है। तो एक बंदे की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो बाकी सबका भी इकोनॉमिक मतलब एक करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो ओवरऑल देश का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इसका इसी कारण से बैंक जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आई बात? तो जब आप हिंदी में आपने ट्रांसलेट कर लिया ना क्वेश्चन को, तो वो सवाल ऐसा हो जाता है बातचीत वाला सवाल, कि जब नॉर्मली हम आपसे बातचीत में कोई सा सवाल पूछ लेते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, बताओ ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो हम नॉर्मल बात करते हैं ना, आप बता दो अच्छा ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, तो ये वाली बातचीत में आ जाता है आपका सवाल। लेकिन वही जब वो क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है तो फिर हम ऐसे क्या होगा ऐसे करते रहते हैं हम, है ना। लेकिन वही जब हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया फटाक से तो वो तो हमारी बातचीत के अंदर आ गया। ठीक, समझ में आ गया क्या कंटेक्स्ट में आंसर लिखना है। हमने सपोर्ट कर दिया स्टेटमेंट को एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक, क्रेडिट समटाइम पुशेस द बोरोवर इन अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो बस यहाँ पे भी स्टेटमेंट को हमको सपोर्ट करना है कि क्रेडिट मतलब लोन। यहाँ पर इस चैप्टर में मनी एंड क्रेडिट में क्रेडिट मतलब आपका लोन है ना। तो क्रेडिट जो है वो कभी कभार ऐसी सिचुएशन में लोगों को फंसा देता है, लोन जो है वो कभी कभार ऐसी सिचुएशन में लोगों को फंसा देता है जैसे रिकवर होना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो जाता है। जल्दी बताओ किसका एग्जाम्पल आप इसके अंदर दोगे। मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट तो कर दिया, लेकिन अब आपको बताना है कि एग्जाम्पल आप किसका दोगे इसके अंदर। जल्दी बताओ फटाफट। बोलो किसका एग्जाम्पल आएगा इसमें। वेरी गुड रीमा, बढ़िया, वेरी गुड। ये तो आपकी रीमा पहली लाइन हो गई। एग्जाम्पल किसका देना है। आस्था मैं खुद भी लेट हो गई थी, सॉरी। सपना, वेरी गुड गौतम। किसका एग्जाम्पल देना है। सपना का एग्जाम्पल लिखना है हमको इसके अंदर, है ना। पहले तो ये वाली जो लाइन आप लोग लिख रहे हो, है ना, चैट में ये वाली लाइन जो अभी मैंने पढ़ी इसको आपको लिख देना है। एक लाइन में लिख के बता देती हूँ, शायद मैंने नहीं पढ़ी। बैंक यूजुअली रेफर्ड एज फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड इन सम सिचुएशन द बोरोवर वुड नॉट बी एबल टू रीपे द लोन. This pushes them in situation of debt trap. For example, in case of सपना, फिर सपना की पूरी कहानी आप लिख दो, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आ जाएं। MNCs have been a major force in the globalization process connecting distant regions of the world. Justify the statement. MNCs जो है वो एक काफ़ी बड़ा रोल, एक बड़ा फोर्स की तरह आई, एक मेजर फोर्स की तरह आई है, मेजर ताकत बन के आई है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, जिसमें उन्होंने डिस्टेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट किया है। हिंदी में भी कन्वर्ट कर लिया। अब हम मतलब कुल मिला के हमको यही बताना है कि MNCs ने ऐसा क्या किया कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कनेक्ट हो गए और ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस और ज़्यादा स्मूथ हो गई, है ना। हमको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके बताना है। तो बताओ MNCs किस तरीके से, इसमें हमको बताना है कि MNCs किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ में अपने ऑफिस से सेटअप करती है। तो क्या करती है भाई, एक तो MNC क्या कर लेती है कि पहले तो ये स्टेटमेंट लिख दो। इट इज़ वेरी ट्रू दैट MNCs हैव बीन अ मेजर फोर्स इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कनेक्टिंग डिस्टेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो वो इंटीग्रेटिंग
कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वाला जो है ना हमारा पार्ट, उसके अंदर से इसका आंसर बन जाएगा कि भैया क्या करती है एमएनसीज कि या तो किसी देश में जाके उनके जो कॉम्पिटिटिव वाली कंपनीज हैं, राइवल कंपनीज हैं, उनके साथ में या तो कोलैबोरेट कर लेगी या फिर उनको बाय ही कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर वो हमारा पराग फूड वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरी चीज़ क्या कि ये क्या करती है, एक तो कोलैबोरेट कर लेती है, पहली चीज़ तो कोलैबोरेशन हो गया, दूसरी चीज़ बाय ही कर लेती है ना, मतलब पूरी तरीके से उनको कम्प्लीटली ले लेंगी, अपने अंडर ले लेंगी, ठीक। और साथ में जो है वो कंपनीज के ऐसा करने की वजह से जो है वो वहाँ की इन जो लोकल कंपनीज होती है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है कि नई टेक्नोलॉजी आती है तो और काम आसान हो जाता है, साथ ही में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मिलता है तो और बिजनेस को जो है वो स्केल अप किया जा सकता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आप इसके अंदर ये लिख सकते हो कि कंपनीज जो ये बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अपने ऑर्डर्स देती है ना, अलग अलग देशों के स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अपने ऑर्डर्स देती हैं, फिर वहाँ से उन ऑर्डर्स को लेके अपने ब्रांड नेम के नाम पे उन ऑर्डर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचती हैं। तो ऐसे में इतनी दूर रहने वाली एमएनसी जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ में जब कनेक्ट करती है तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कनेक्ट हो ही जाते हैं और ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर क्वालिटी, पैसा है ना, इन्वेस्टमेंट सब कुछ लिंक अप हो रहा है, ठीक, क्लियर। तो ये वाले पॉइंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। समझ में आ गई बात, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो, है ना। दे माइट ब्रिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद देम, कोलैबोरेट कर लेती है, बाय कर लेती हैं। अरे यार मैं पीडीएफ डालना भूल गई, मैं डाल दूंगी आज। क्लियर, डायमंड क्लियर? हाँ, जॉइंट वेंचर वही कोलैबोरेशन करना और ये सब आपके शब्द अलग हो सकते हैं, मीनिंग सेम निकलना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाए। एग्जामिन द स्टेटमेंट, डिपॉजिट्स विद द बैंक आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर्स एज वेल एज टू द नेशन, है ना। इस स्टेटमेंट को हमको एग्जामिन करना है कि जो बैंक के पास में डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिटर के लिए भी बेनिफिशियल है, साथ ही साथ में नेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। तो इस स्टेटमेंट को आपको क्या लिखना है कि हाँ, दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू दैट डिपॉजिट विद द बैंक इज बेनिफिशियल फॉर द डिपॉजिटर एज वेल एज फॉर द नेशन। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, दैट फॉर द डिपॉजिटर इट इज बेनिफिशियल इन द फॉलोइंग वेज, है ना, कि डिपॉजिटर के लिए कैसे बेनिफिशियल है पहले ये बता दो, फिर नेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल है ये बता दो। तो डिपॉजिटर के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो भैया जब व्हेन अ पर्सन डिपॉजिट्स हिज और हर मनी इन द बैंक, नंबर वन द मनी इज इन सेफ हैंड्स, है ना, ठीक है, चोरी चकारी का डर नहीं होगा, है ना। मनी इज इन सेफ हैंड्स एंड देयर विल बी नो क्या, नो फियर ऑफ थेफ्ट और समथिंग, ठीक है। नंबर टू, बैंक प्रोवाइड्स अ स्पेशल फैसिलिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट सो दैट मनी कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड एंड ऑल्सो द चेक फैसिलिटी थ्रू विच मनी कैन बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम बैंक टू बैंक विदाउट द यूज ऑफ कैश, है ना। तो ये फैसिलिटी भी देता है। तीसरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी, third and the most important benefit of depositing money with the bank to the depositor is that the bank give a small amount, that the bank give a proportion of it, a portion of interest, a portion of money as interest to the depositor on his deposits, है ना, ठीक है। तो बैंक क्या करता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एज इंटरेस्ट रेट पे करता है डिपॉजिटर को ऑन द डिपॉजिट्स दैट इज गिवन बाय द डिपॉजिटर, ठीक है। तो बढ़िया फायदा ना कि मतलब घर पे पड़ा हुआ पैसा तो ऐसे ही पड़ा था, डबल तो हो नहीं रहा था, है ना, बढ़ तो नहीं रहा था, लेकिन बैंक में रखने के बाद में तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट मिलके तो पैसा बढ़ ही जाता है ना। तो डिपॉजिटर का तो कुल मिला के फायदा है, एक तो चोरी नहीं होगा, पैसा सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकता है ताकि घूमेगा भी नहीं पैसा, साथ ही साथ में जो है वो जब जरूरत पड़े वो डिमांड डिपॉजिट पे पैसा विड्रॉ भी कर सकता है, और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उसको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, डिपॉजिटर को इंटरेस्ट रेट मिलता है,
जो लोन लेता है ना उसको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, लेकिन जो डिपॉजिट करने वाला होता है ना, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो हमको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है, हमको बैंक की तरफ से पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत उन पैसों के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो डिपॉजिटर का फायदा है। दूसरा चीज कि नेशन का कैसे फायदा है, तो नेशन का फायदा ऐसा है कि जो पैसा डिपॉजिटर बैंक में डालता है उस पैसे से जो है वो बैंक, उसी पैसे को जो है वो बैंक लोन पे चलाता है। तो उस लोन की मदद से ऐसे कई सारे लोग, जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, वो अपना बिजनेस डाल सकते हैं, वो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ ले सकते हैं, वो मेडिकल पर्पसेस के लिए उन पैसों को यूज़ में ले सकते हैं। और फिर उसके बाद में वो उसके ऊपर जब इंटरेस्ट रेट पे करेंगे तो बैंक का भी फ़ायदा होगा, और इस तरीके से जो बंदा पैसा लेके गया उसका भी फ़ायदा होगा। तो जब बंदे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल नेशन का भी डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो इस तरीके से जो है वो डिपॉजिटर का जो पैसा है वो खुद के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ओवरऑल नेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एस्पेक्ट समझ में आया? हिंदी में कन्वर्ट कर लेते तो सवाल एकदम अपनी बातचीत वाला हो जाता है ना, कि जैसे बताओ कि यार भाई बता तो ज़रा, वो पैसा अपन जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो अपना तो फ़ायदा है ही, तो अपना फ़ायदा भी कैसे कैसे है, और साथ में यार देश का भी फ़ायदा होता होगा क्या, तो देश का भी फ़ायदा कैसे है अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करने से। तो अपन ने तो पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, इसी तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ नेशन का तो यहाँ यही तो बोला मैंने कि अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बैंक तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, लेकिन पैसा तो डिपॉजिटर की तरफ से आ रहा है ना, तो हम तो लिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आसान है ना? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इन मार्केट प्लेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। तो रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में कंज्यूमर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा किस में से आ गया? कंज्यूमर राइट्स वाले में से आ गया है ना, वो जो लास्ट वाला चैप्टर है। लेकिन कंज्यूमर राइट्स वाला तो हमारा आ ही नहीं रहा है ना, तो इसको चलो हम हटा देते हैं, है ना, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स वाले में से आ गया ये वाला आंसर, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया, एकदम कट कर दिया है। मैडम ऐसे तो आप बहुत टिप्स देती हो कि आंसर को एक लाइन से कट करना चाहिए, और यहाँ मैस क्रिएट कर रही हो, तो ये वाला मेरा चेक थोड़े ना होगा। चेक होता तो मैं भी सिंगल लाइन कर देती, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसे करना है कि आपको दिखे कि ये कट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही रेड कलर दिखता नहीं है तुम लोगों को, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक, फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। फॉरेन ट्रेड जो है वो कंट्रीज के मार्केट को इंटीग्रेट कर देता है, मतलब जोड़ देता है। स्टेटमेंट को आर्ग्यूमेंट के साथ में हमको सपोर्ट करना है, तो बिल्कुल आप इसके अंदर वो सारी स्टेटमेंट डाल सकते हो कि भाई जब फॉरेन ट्रेड बढ़ता है तो उससे जो है वो सामान अलग अलग देशों में भी जाता है ना। जब अलग अलग देशों में जाता है तो वहाँ के दूर दराज में रहने वाले जो ओनर्स हैं, या दूर दराज में रहने वाले जो मार्केट पर क्या बोलते हैं उनको, प्रोड्यूसर्स हैं, वो compete कर पाते हैं, है ना, कि देख पाते हैं कि भैया हम जो सामान बेच रहे हैं वो इस क्वालिटी का और इतने में बेच रहे हैं, और सामने वाला जो सामान बेच रहा है इस क्वालिटी का और सस्ते में बेच रहा है, तो हम मतलब compete कर पा रहे हैं, हम भी चलो और सस्ते में बेचते ताकि लोग जो है वो हमसे ले लें। या फिर क्वालिटी में ऐसा क्या चेंज किया इन्होंने, तो हम भी ऐसा चेंज कर देते हैं ताकि हमको भी फायदा हो जाए और कंज्यूमर्स को भी फायदा हो जाए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है भाई, इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मार्केट, है ना। साथ ही साथ में क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, कई सारी बार हमको समझ में आ जाता है कि अच्छा उन्होंने ये टेक्निक लगाई होगी, हम भी लगा लेते हैं, हमारी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ में फॉरेन ट्रेड की मदद से लोगों को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं, है ना। तो मार्केट इंटीग्रेट हो गया ना, कि उधर वाले मार्केट में भी हम चीज़ें भेज रहे हैं, उधर के मार्केट से यहाँ से हमारे पास में चीज़ें आ रही है, तो जो चीज़ें वहाँ मिलती है वो यहाँ भी मिल पा रही है अब, और यहाँ मिलती थी वो वहाँ भी मिल पा रही है। मतलब पहले ऐसा होता था कि उस देश का सामान उसी देश में मिलेगा, हम नहीं ले पाते थे, हमारे पास में नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आ जाता है ना। तो आसानी से हम क्या है वो वाला सारा सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो लोगों को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने लगे, वेरीड प्रोडक्ट्स मिलने लगे। साथ ही साथ में इससे जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा इम्प्रूव हुआ है। तो ये सारी के सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हो, है ना। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। आपके वो पॉइंट सारे के सारे आपके एनसीईआरटी में लिए हुए हैं कि फॉरेन ट्रेड कैसे इंटीग्रेट करता है ना, अलग अलग जगह पे बैठे हुए मार्केट प्लेस को। ठीक
है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाए। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स हैव बीन एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर्स। ग्लोबलाइजेशन और ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। ग्लोबलाइजेशन यानी कि ये जो लिंकेज हो गया है ना देशों का, कि इधर का सामान इधर भी भेज सकते हैं, इधर का उधर भी भेज सकते हैं, वहाँ का प्रोडक्शन यहाँ भी बिठा सकते हैं, यहाँ का वहाँ भी बिठा सकते हैं। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है और ये जो कंपटीशन, फिर उससे क्या है, दोनों जगह के प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन, कि हम ऐसा सामान बेचें या ऐसा सामान बनाएं, ऐसी क्वालिटी और ऐसी प्राइस उसकी रखें कि लोग हमारा ही खरीदें, फिर बाहर से सामान आ जाएगा तो उनका खरीदने लगेंगे। तो ऐसा कॉम्पिटिशन में रहते हैं प्रोड्यूसर्स भी, है ना। तो ऐसे में इस कॉम्पिटिशन की मदद से जो है वो कंज्यूमर्स का बहुत फायदा हुआ है। तो कैसे कंज्यूमर्स का फायदा हुआ है, तो ये जो सारे पॉइंट्स अभी थोड़े बहुत तो इसी में से हमारे निकल के आ जाएंगे कि कंज्यूमर्स को वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मिल चुके हैं, है ना। हर एक प्रोडक्ट की वेराइटी बहुत ज़्यादा है। उसी सामान में आपको सस्ता लेना है तो ले सकते हो, महंगा लेना है तो ले सकते हो। साथ ही साथ में उसकी कीमत जो है वो काफ़ी हद तक सस्ती हो गई है ना। चीज़ों की कीमत जो है वो सस्ती हो गई, क्योंकि अब प्रोड्यूसर्स भी ये सोचते हैं कि यार कंपटीशन में है तो सामान जो सामान सस्ता बिकेगा वही कंज्यूमर खरीदेगा, है ना। तो इस चक्कर में इनके कंपटीशन की वजह से हमको जो है वो कंपैरेटिवली सस्ता सामान मिल जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का सुधर चुका है ना, क्योंकि आसानी से, मतलब जो सामान पहले बहुत ज़्यादा महंगे मिलते थे, हम अफोर्ड नहीं कर पाते, अब वही सामान जो है वो सस्ते मिल रहे हैं। तो ऐसे में हम उन सामान को खरीद के बढ़िया से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार सकते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ चुका है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल दो बस, और क्या। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाए। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स प्रोस्पेरिटी। जब इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री बढ़ता है तो उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो एग्जाम्पल के साथ में। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भेज रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं कल वाले सेशन में आपसे पूछूंगी। जो हमारा कल किसका सेशन होगा, कल ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से किसी एक का सेशन है। वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि पूछो मत, कर लेना, है ना। कल परसों में हमारे ज्योग्राफी, कल ज्योग्राफी है तो परसों हिस्ट्री है, फिर कल हिस्ट्री है तो परसों ज्योग्राफी, ऐसे करके वो सेशन लग चुका है। तो आप देख लेना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको करके देना है। ठीक, अगले पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन हैज बीन एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो कंज्यूमर की तो हमने बात की, अभी वही सारी चीजें कंज्यूमर के अंदर आ जाएगी। प्रोड्यूसर को कैसे एडवांटेज मिला है ना। प्रोड्यूसर बनाने वाले को कैसे एडवांटेज मिला है, तो भैया बड़ी मार्केट प्लेस मिल गई है कि यहाँ के साथ साथ में बाहर भी बेच सकता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट का चांस मिला है ना, कि भैया वो किस क्वालिटी में कितने पैसे में सामान बेच रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, काम चल रहा है, तो कुछ टेक्निक्स हम भी ऐसी लगा ले तो हमारा काम चल जाए, है ना, और अच्छे से हम भी बना पाए। तो कंपटीशन की वजह से क्वालिटी और ये सब हो गई है। साथ ही साथ में ग्लोबलाइजेशन की मदद से कई सारी जो कंपनीज हैं वो MNCs में भी परिवर्तित हो गई हैं। इतना ज़्यादा फायदा उन प्रोड्यूसर्स को मिला है। ठीक, और भी क्या कि जब MNCs, ग्लोबलाइजेशन की मदद से जब MNCs आती हैं, प्रोड्यूसर्स के साथ में कोलैबोरेट करती हैं या फिर टीम अप करती है, टाई अप करती है, तो ऐसे में अपने साथ में टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का पैसा भी लेके आती है। तो जो टेक्नोलॉजी है उससे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है, प्रोड्यूसर्स का और ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनको और नई चीज़ें जो है वो समझ में आती है, पता चलती है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे नहीं ऐसे भी किया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट के पैसे से तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें सुधरी जा ही सकती है। तो ऐसे कई सारे फायदे जो है वो प्रोड्यूसर्स को हुए हैं। इवन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ग्लोबलाइजेशन की मदद से बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे हैं, है ना। फिर भले वो ब्रांड नेम पे अपना चिपका के आगे बेचे, उससे क्या मतलब, बड़े बड़े ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं। तो जब ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो इनकी भी इनकम सुधर रही है, इनका भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो प्रोड्यूसर्स को अभी हमको फायदा पूछा है ना, हमको एडवांटेज पूछा है, तो हम एडवांटेज ही बताएंगे, हम डिसएडवांटेज नहीं बताएंगे कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स प्रॉस्पर और पेरिश वाला, वो नहीं बोलेंगे। अगर डिसएडवांटेज बोला जाता या फिर ऐसा बोला जाता कि ग्लोबलाइजेशन से फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, बताओ, तो फिर हम दोनों चीज़ बताते। लेकिन अभी यहाँ पे हमको सिर्फ एडवांटेज बोला है, तो हम सिर्फ एडवांटेज बता देंगे दोनों को, तो दोनों खुश। ठीक है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस कंट्री। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अक्रॉस कंट्रीज ले जाने में। तो इसमें वो कंटेनर्स वाला हमारा आंसर है ना,
टेक्नोलॉजी में कंटेनर्स वाला आंसर, और वो मतलब जो फैक्टर्स जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पुशअप किया है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, वो कंटेनर वाला, और उसी में कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो कम्युनिकेशन में अपना सब कि इंटरनेट सर्विसेज 2 मिनट लगेंगे, आप 2 मिनट भी नहीं 2 सेकंड में आप कहीं भी मैसेज भेज सकते हो, है ना, आप चेक कर सकते हो, आप पैसा ट्रांसफर आसानी से कर सकते हो, फ्लाइट्स आपके पास में, है ना, अलग अलग अच्छा वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, फटाक से इधर से उधर आप जा सकते हो, सब कुछ कम्युनिकेशन में आपको वहाँ पे बताया हुआ है ना। फोन कॉल्स है, मीटिंग्स है, इंटरनेट है, इन सारी चीज़ों की मदद से आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। जैसे पहले के ज़माने में अगर आपको एक देश से दूसरे देश में जाना होता, अगर आपका ऑफिस कहीं और सेटअप होता, तो आपको टिकट कराते, फिर आप जाते, बड़ा लंबा समय लगता, या वहाँ पहुँच के आपको काम करवाना पड़ता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक, आसान है। तो वो दो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन वाला पूरा पार्ट जो है वो आपका इसके अंदर आ जाएगा और बढ़िया से आपका आंसर बन जाएगा। चलो ठीक, समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है। और भी कोई डाउट हो ना तो सेशन जैसे खत्म होगा कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, है ना, सारा कुछ। इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर से लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक, छोड़ना मत। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, छोड़ना बिल्कुल भी मत। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेशन भी आपको कल और परसों में मिल जाएगा। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो वाले सेक्शन को आप जरूर से देख सकते हैं ताकि आप कंटिन्यू अपडेट ले सके और नई नई चीजें आपको पता चल सके। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। For not going empty-handed last. हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24/7। मैं रिया चौहान आपकी दोस्त रोज स्वागत करती हूँ आपका अपने फेवरेट चैनल पर। बात करने वाले हैं आज हम ज्योग्राफी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की। साथ ही साथ में आज मेरे को आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी है रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो जल्दी से आप लोग आ जाओ, ज्वाइन कर लो सेशन को फटाफट से, है ना। और ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ मैं ये बात भी आपको कि आपके ये जो सेशन, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्योग्राफी मतलब मुझे सिविक्स, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा ज्योग्राफी के भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिखे पिछले 10 सालों में। मतलब मैं बता रही हूँ इक्वली कह सकते हो हम, ज़्यादा तो क्या, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपके 4 तो मेन सेट होते हैं, फिर सब सेट भी होते हैं। मतलब एक सेट 1 के 3 सेट होते हैं, सेट 2 के 3 सेट होते हैं, सेट 3 के 3 सेट होते हैं, सेट 4 के 3 सेट होते हैं। ऐसे करके आपके कितने सारे सेट्स हो जाते हैं ना, है ना, ठीक है, अराउंड 12 सेट। तो उनमें मतलब सब में ही वो सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे, है ना, पक्का ऐसे बेईमानी नहीं कर रही हूँ, उसमें से देख के आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। तो उन सारे क्वेश्चंस में ना एकदम फिर बढ़िया से क्वेश्चंस दिखे मेरे को ज्योग्राफी के भी, तो वो हमको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। रिपीटेड भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, अच्छे क्वेश्चंस भी है। भगवान करे इनमें से आपको कुछ आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। फिर बात कर लेते हैं हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो सीबीएसई ने, देखो सीबीएसई ने क्या क्या क्वेश्चन बैंक निकाले, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दी है मैं बता दूँ। इसके अलावा सीबीएसई ने कुछ नहीं दिया है, ये भी बहुत ज़्यादा ही दिया है उन्होंने हर साल के मुकाबले। इस बार अगर हम देखें तो हमको सबसे पहले सैम्पल पेपर मिला, एक सैम्पल पेपर सारे सब्जेक्ट का, जिससे हमको पैटर्न समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव होगा, 20 MCQ होंगे, वेरी शॉर्ट लॉन्ग होंगे। MCQ में पिक्चर बेस्ड भी आ सकता है, असर्शन रीजन भी आ सकता है। फिर जो है वो हमारा वेरी शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा, केस बेस्ड भी रहेंगे और मैप वर्क रहेगा, है ना। तो ऐसे करके हमको इससे पैटर्न पता चला। फिर हमको मिले एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। आप लोगों को
उसका क्या बोलते हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक भी मिला हुआ है, हालांकि एसएसटी का क्वेश्चन बैंक नहीं है ना। एडिशनल प्रैक्टिस पेपर तो सारे सब्जेक्ट का है, एसएसटी का भी है एडिशनल प्रैक्टिस पेपर। उससे हमको समझ में आया कि क्वेश्चन को मतलब कैसे तोड़ मरोड़ के ये लोग पूछ सकते हैं, है ना, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसा हमको लगा, उससे हमको समझ में आया, ठीक। लेकिन उसमें भी घबराने की बात नहीं है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा वो भी। फिर सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को एक प्रैक्टिस बुक जैसा दिया है ना, तो वो भी सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। हालांकि मैं करवाऊंगी, लेकिन अभी करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं ये इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूर से कर लेना, जैसे जैसे आपके पेपर होते चले। सोशल साइंस में ये सब एक दिन, मतलब जो भी हमारी पूरी प्लानिंग है आपके 10 दिन के लिए, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक दिन हम ऐसा रखेंगे जिसमें एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले एसएसटी के, जिसमें हम पूरा सैम्पल पेपर, पूरा एडिशनल प्रैक्टिस पेपर और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के, ये सब कर लेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 110% इनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो 1-2 दिन पहले करेंगे तो दिमाग में बैठे रहेंगे, है ना। तो चिंता मत करना, मैं आप लोगों को करवा दूंगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब थोड़े से आपको उसके अंदर हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है, हल्का सा फैक्ट्स वगैरह दिए होते हैं, उसको देख के थोड़ा सा सोचना पड़ता है, हल्का सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। इजी रहते हैं वो भी, ऐसे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं रहता, ठीक है। आगे सब लोग 70 लोग हैं, लेकिन लाइक 30 हैं, गलत बात है। और 70 ही क्यों है, पर हाँ अभी मैं आप लोगों को लाइव आने के लिए ज़्यादा फेस नहीं करी। टफ आएगा क्या? टफ नहीं रहता पेपर कोई भी टफ नहीं रहता है। पेपर आपका रहता है वही एनसीईआरटी में से आपका पेपर रहेगा। बस आपने कितना सोचा उस समय, अपने दिमाग को कितना ट्रेंड रखा, कितना एक्टिव रखा, कितना फोकस्ड रखा, ये डिटरमाइन करेगा कि आपका पेपर ईजी है या फिर टफ है। तो आपके लेवल पे ही पेपर डिसाइड होगा कि ईजी है कि टफ है ना। चलो, अभी आप लोग इंग्लिश की तैयारी भले कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारे सेशंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, है ना, एग्जाम टाइम के लिए आप देख सकते हो उनको, ठीक। चलो मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ फिर से कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 1 या 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। सिविक्स के हमने कर लिए, इकोनॉमिक्स के हमने कर लिए, ज्योग्राफी के आज हम कर रहे हैं, कल हिस्ट्री का हो जाएगा, ठीक। और एसएसटी की लाइव क्लास परसों तक की है, फिर आपकी कंटिन्यू दूसरे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस बंद हो जाएंगी, सिर्फ इंग्लिश की लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी। अब वो पेपर वाइज पेपर हमारे लाइव क्लासेस आते रहेंगे सारे सब्जेक्ट के, ठीक। तो कल हमारा हिस्ट्री का हो जाएगा और हिस्ट्री के बाद में हम एक कंप्लीट इकोनॉमिक्स या फिर सिविक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस हम उठा लेंगे, तो वो आप देख लेना। बस फिर ये सेशंस रखे रहेंगे, आपको जब समय मिले आप इनको देख लेना। फिर हम एसएसटी का जो एग्जाम रहेगा ना उसमें एकदम आग लगा देंगे। चलो, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, मतलब कन्वर्ट कर लेना है, अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ले आना है, ताकि हर क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन को भी, ठीक, ताकि हमारी वाई व्हाट हाउ देयर वाली गड़बड़ ना हो, है ना। जो पूछा जाए वही हम आंसर अच्छे से दे पाए। साथ ही में हमको ये ध्यान रखना, इसमें हमको पर्टिकुलरली ये सोचना, मतलब दिमाग में आ जाएगा उसको देख के कि ये लाइन किस पैराग्राफ से पिक्ड है। मैं तो कहती हूँ ये दोनों स्टेप्स आप सभी में डाल दो, सारे ही क्वेश्चंस में डाल दो। ये कॉमन स्टेप्स हैं आपकी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, ज़्यादा समय नहीं लेता, यहाँ स्टेप्स देखने में ज़्यादा लग रही है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं, एग्जाम में एकदम फटफट हो जाएंगी। फिर उसके बाद वाई व्हाट हाउ देयर व्हेन वाई, क्या पूछा है ये आप समझ लेना क्वेश्चन को देख के, ठीक। यूजुअली क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया जाता है कि किस रेफरेंस में वो आपसे क्वेश्चन पूछना जा रहे हैं, है ना, बहुत ईजी हो जाता है फिर उसके बाद तो क्वेश्चन। फिर हमको इन शब्दों को देख लेना है, जस्टिफाई, एग्जामिन, इवैल्यूएट, एनालाइज, सपोर्ट। तो सपोर्ट तो हम एग्जाम्पल्स के साथ में कर देते हैं, उसको स्टेटमेंट को एनालाइज कर देते हैं कि हाँ भाई क्या बातचीत चल रही है। तो एनालाइज, इवैल्यूएट, एग्जामिन, जस्ट एग्जामिन, ये स्टेटमेंट्स आपकी कुछ ऐसी हैं कि आप बोलचाल जैसे नॉर्मल बात करते हो ना, तो देख भाई ऐसा हुआ, तो फिर आप कहते हो अच्छा ऐसा हुआ, मतलब आप उस स्टेटमेंट को और तड़का डाले जा रहे हो ऐसा वाला, मतलब उस स्टेटमेंट, मतलब उस पैराग्राफ से रिलेटेड और बातें आपको कर देनी है ना। जस्टिफाई अगर बोले तो आप जस्टिफाई कर देना कि हाँ बिल्कुल सही बात बोल रही है, जो बोला है वो तो एकदम सही, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक, समझ में आया। तो ये ऐसी कुछ शब्द हैं, इनको देख लेना, ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर रहेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। यहाँ मैंने सिर्फ 2022 लिखा है, लेकिन ये कम से कम 3 से 4 पेपर के अंदर ये वाला
क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड था, ठीक है। तो इसको ज़रूर से आप देख लेना कि एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो प्री रिक्विजिट होता है, ठीक है। क्या रहता है, एक प्री रिक्वायरमेंट रहती है, क्या रहती है, प्री रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी कंट्री के वास्ट डेवलपमेंट के लिए, है ना। मतलब अगर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो। तो इसमें हम क्या आंसर लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, आंसर जो है आपके, जैसे हमने कई सारे सेशन किए, टॉप 20 क्वेश्चन हमने किए चैप्टर्स के, फिर टॉप 50 क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के किए थे हमने, है ना। फिर उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उठाए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस वाली सीरीज जो है वो हमने की। अब इनके आंसर्स की आप फिक्र मत करो, अभी मैंने आपको बोल बोल के इनकी प्रैक्टिस करा दी है। क्वेश्चन को ढूंढना कैसे, आंसर निकालना कैसे, ये मैंने आपको सिखाया है ना, इनके थ्रू। लेकिन आप ये मत सोचना कि अब इनको हम चेक कहाँ से करें। इनके आंसर्स की जो PDF रहेगी वो आपका SST का पहला दिन होगा ना, उस दिन में कलेक्टिवली सारी, मतलब जैसे आप साइंस का पेपर देके आओगे, आपको कलेक्टिवली सारी की सारी PDF में आंसर सहित भेज दूंगी, ठीक है। तो आप तब देख लेना, अभी बिल्कुल भी आप इन सारे चक्करों में मत पड़ो। अभी आप समझ लो क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक। मैं सब करा दूंगी आपको 10 दिन के अंदर। आप चिंता, आपने नहीं भी उठाया होगा ना अगर SST अभी तक भी, तो भी आपका काम करा दूंगी मैं 10 दिन में। बस 10 दिन फिर साथ मत छोड़ना, ठीक है। वो फिर तुम्हारे ऊपर है कि तुमको क्या करना है, ठीक। तो अभी अगर हम देखें तो इनके आंसर्स आपको बकायदा सारे के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सारे के ही। और जो हम उन 10 दिनों में क्वेश्चंस करेंगे उसके तो मैं आंसर आपको बोर्ड पे ही रखूंगी, क्योंकि तब हमको कोई रिस्क नहीं लेना है। तब तो अब मेरी तरफ से क्या आंसर होना चाहिए या मैं आपको उसी समय पे बता दूंगी, ठीक। बोर्ड पे हर क्वेश्चन के साथ में आपका आंसर रहेगा। चलो, प्री रिक्विजिट एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना। या फिर ऐसा भी आ जाता है कि किसी भी कंट्री के अच्छी प्रॉस्पेरिटी के लिए, है ना, या इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट के लिए। तो ये शब्द वो चेंज कर सकते हैं, मतलब वही कि हाँ, देश को अच्छे से चलाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन की प्री रिक्वायरमेंट होती है। तो जाहिर सी बात है, देखो कोई सा भी देश जो है वो किससे चलता है, 3 चीज़ों से चलता है। एक तो ट्रेड, एक कम्युनिकेशन, और एक हमारा क्या, ट्रांसपोर्ट, ठीक। इन 3 चीज़ों से चलता है, जिसमें हम स्पेशली जिसमें हम स्पेशली ट्रेड देखें तो ट्रेड भी जो है वो किससे चल रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन से चल रहा होता है। समझ में आई बात। बिना ट्रेड, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमको चाहिए कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, तो ट्रेड बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो चलना ही नहीं है ना। आपको सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, रॉ मटेरियल उठाने के लिए, सबके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन इसलिए एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अब ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ होने से ही काम नहीं चलेगा, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ में हमारी रोड्स, रेलवेज, ये सब एकदम बढ़िया सी बिल्डअप होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, बिल्कुल भी लॉसेस, डिलेज ना हो। साथ ही साथ में ये जो व्हीकल्स हैं हमारे, ये भी बहुत अच्छे से एफिशिएंट होने चाहिए, ताकि हमारी बिल्कुल भी परेशानी ना हो, आसानी से चीज़ें जो है वो बाय एयर, बाय लैंड, बाय सी ट्रांसपोर्ट होते रहें, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहें, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। फिर इंडिया के टर्म्स में बता सकते हो कि हमारा रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है, हमारा रोडवेज बहुत अच्छे हैं, है ना। हमारे पास में नेशनल हाईवेज है, हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है, ठीक है। फिर हमारे पास में रेलवे का बहुत वास्ट नेटवर्क है। हमारे बाय सी जो है वो ट्रेड बहुत अच्छे से होता है। बाय एयर हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, हमारे कम्युनिकेशन वाला काम जो है हम बाय एयर बहुत अच्छे से कर पाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से हम एयरवेज जो है वो बहुत अच्छे से चलाते, ताकि वहाँ के लोगों को असुविधाएं ना हो, है ना। तो ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हो बिना किसी हिचक झिझक के, ठीक है। समझ में आ रहा है। देख लूँ एक बार तुम्हारे हालचाल, फिर आगे के क्वेश्चन बताती हूँ। अच्छा हाँ, कल ना एक वीडियो निकाला था कि भाई वो मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि अब CBSE की तरफ से अपडेट आया है तो बता देना चाहिए, लेकिन उसमें मैंने कमेंट्स देखे यार, तुम में से कई सारे बच्चे फंस गए कि स्पैम में ही फंस गए। तुम लोग ने पैसे दे के 30-30 सैम्पल पेपर खरीद भी लिए
और मतलब चलो खरीदना तो ठीक है, अब एग्जाम समय पे तो हर कोई बोलता रहता है कि मतलब बोलते हैं क्योंकि सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, सबको ऐसा रहता है कि भाई एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आ जाता है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं। तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस, कई सारे कोचिंग क्लासेस, कई सारी ये सब लोग जो है वो अपने बिहाफ पे आपको पेपर्स प्रोवाइड करते, लेकिन अपने बिहाफ पे करते। सीबीएसई का नाम लेके तो कोई नहीं करता। आपने सीबीएसई का नाम ले देख के कि भाई सीबीएसई ने बोला है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, आपने ले लिए, ऐसा मत किया करो यार, मतलब तुम तो अच्छे समझदार बच्चे हो। कई सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि अरे मैडम हम तो फंस ही गए थे, मैडम हमने तो दे ही दिए थे, हमारी तो बैंड बज गई। और कोई कह रहा है मैडम हम तो देने ही वाले थे और बता दिया आपने। ऐसा नहीं किया करो। सत्येंद्र, the efficient means of transport is prerequisite, it helps in transportation of groups from one country to another, it also helps in trading। अच्छा हाँ, one country to another भी आपको कंसिडर करना है ना। इससे क्या होगा कि भाई जो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो अच्छे से चलेगा, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से चलेगा, आपका ट्रेड बैलेंस बना रहेगा। ये पॉइंट पहला आप इसमें ये भी डाल सकते हो। साथ ही में आपको डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको डालना है ना, कि भैया हमारा डोमेस्टिक लोकल जो मार्केट है, लोकल ट्रेड है, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड मत लिख के आना, है ना। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बाहर का साथ ही साथ में लोकल ट्रेड दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नहीं, साइंस के बीच में कोई सा सेशन नहीं आएगा, हर एक एग्जाम के बीच में उन्हीं के सेशन चलेंगे। साइंस के बीच में तो वैसे ही कम दिन, शिप्रा मैडम मेरी 12 बजा देंगी। प्री रिक्वेस्ट टू डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के लिए एक प्री रिक्वायरमेंट है ना भाई, वही तो मैंने सारा कुछ बताया आपको। चले ठीक, अगले पे आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ ही मैं कोशिश में ये करूँगी कि एग्ज़ाम के पहले ही, है ना, मतलब जो फर्स्ट डे सेकंड डे आपका जो रहेगा प्रिपरेशन का, मतलब 4 या 5 को ही हम एक वो बना देंगे, लाइब्रेरी जैसी बना देंगे, मतलब वो लिंक क्रिएट कर देते हैं ना, उसके अंदर सारे चीज़ों के पीडीएफ उसके सामने डाल देते हैं। ये डाल के हम कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देंगे, है ना, ऐसा कर लेंगे। मतलब जिनको टेलीग्राम नहीं मिल रहा है या जिनको वीडियोस नहीं मिल रही है, ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, पर फिर वीडियोस नहीं मिल रही है तो अपडेट मैं करवा दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बाद वाले बच्चों के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डलवा दूंगी, ठीक है। चले चले चले, रेलवेज इन इंडिया bind the economic life of the country as well as accelerated the development of industries and agriculture, support the statement with example। अब इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि रेलवेज की बात करनी है हमको, कि रेलवेज एकदम बढ़िया है और सब कुछ जो है वो उसने रेलवेज ने कनेक्ट कर दिया। तो रेलवेज के बारे में लिख दो, हम तो कितना सारा पढ़ के आए हैं, है ना, कि रेलवेज इंडिया में रेलवेज कैसा है ना, इंडिया का रेलवे नेटवर्क कैसा है ये बता दो आप, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया है रेलवेज ने। तो भाई हम सबको सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखना है, रेलवेज इज अ प्रिंसिपल मोड फॉर बोथ फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। इंडिया में रेलवेज जो है वो प्रिंसिपल मोड है फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स, मतलब सामान के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी, है ना। दूर दराज के एरिया से, मतलब कोने कोने के एरिया से रेलवेज की मदद से हम जो है वो हमारा कोल है, मिनरल है, रॉ मटेरियल्स, इनको भी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं अलॉन्ग विद पैसेंजर्स, ठीक। फिर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमारा रेलवे नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, स्पेशली हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत अच्छा है, जबकि प्लेट्यू रीजन में थोड़ा ठीक ठाक है, बल्कि माउंटेनियस रीजन में देखें तो रेलवेज डालना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। तो ये जो भी रेलवेज वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सब आप इसके अंदर डाल सकते हो, है ना। मल्टीफेरस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, पिलग्रिमेज, प्रोडक्शन एक्सेट्रा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और लॉन्ग से लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर कर लेता है सस्ते में, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेता है सस्ते में। लिखना ही तो सिखा रही हूँ, तुम अब हाथ पकड़ के लिखवाऊँ क्या, मैं तो सामने भी नहीं रहती, नहीं तो तुमको हाथ पकड़ के लिखवा देती। लिखना ही तो सिखा रही हूँ मैं, इसलिए तो सामने अभी आंसर नहीं लिख रही कि तुम खुद से सोच के लिखना सीखो और मैं साथ साथ में तुमको पॉइंट बताऊं। अब कैसे लिखना सिखाऊं फिर तुमको, हाथ पकड़ के कि नहीं लाओ, आप तो दे ही दो तुम कैमरा में से हाथ में को कि नहीं लिखना ही, अरे नहीं लिखना ही पड़ेगा,
ऐसे नहीं करो यार, बता रही हूँ तो लिखो ना, लिखो। आप कॉपी तो तुमको ही खोलनी पड़ेगी यार, ये सुविधा नहीं है बस ऑनलाइन में, बाकी सब कर दे रहे हैं हम। कल रात को ही मैं तुम्हारे ये सारे आंसर्स निकाल रही थी तो मैं सोच रही थी कि यार इतना तो कोई कोचिंग क्लास पे हम ऑफलाइन ट्यूशन पे जाते हैं ना तो टीचर लोग नहीं करते होंगे, मतलब कितना, मतलब कुछ ना कुछ नया नया आ रहा है और निकाले जा रहे हैं, बच्चे को ये भी मिल जाए, बच्चे को ये भी मिल जाए। अब लिख तो खुद से लो भैया, ऐसा क्या करो यार। नहीं, रेलवेज डोर टू डोर सर्विस नहीं देता है आशिका, रेलवेज डोर टू डोर सर्विस नहीं देता बेटा, रोडवेज डोर टू डोर सर्विस देता है। नहीं, स्टेट पार्टीज याद नहीं करनी, नहीं 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 नहीं, ऐसी चीजें नहीं पूछेंगे। हाँ, कैरी बल्कि हैवी मटेरियल्स एट लार्ज डिस्टेंसेस अलॉन्ग विद पैसेंजर्स। देखो हैवी बल्कि मटेरियल आ जाएगा आपका, लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर लेती है ये आ जाएगा, फ्राइट एंड पैसेंजर्स दोनों कवर कर लेती है ये आ जाएगा, ठीक। सस्ते में कवर करती है ये आ जाएगा, मल्टीफेरस एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट कर लेती है ये आ जाएगा, हेल्प कर लेती है ये आ जाएगा, ठीक। तो ये कुछ 3 4 5 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। अब लिख खुद से लो प्लीज, प्लीज लिख लो, ठीक। चलो, मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके स्टार्टिंग ऑफ जो चैप्टर है ना मिनरल्स एंड वो रिसोर्सेज वाला, उसी में दिया हुआ है इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो आप इसमें सबसे पहली लाइन तो ये लिख देना कि दूर दूर तक जहां तक भी जो भी चीजें देख पाते हैं ये सब मिनरल से हमारी बनी हुई है, ठीक है। वन और द अदर थिंग इज मेड फ्रॉम मिनरल, ठीक। तो हमारा टूथपेस्ट ले लो, हमारा फर्नीचर ले लो, हमारा सामान ले लो, ठीक है, हमारे और क्या क्या ले सकते हैं, सभी कुछ ले लो यार। मतलब मेरे को तो वायर सब मिनरल से तो बना हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो कॉपर आ गया, ठीक है, वो फिर वो फर्दर डिवाइडेड है ना आगे, तो है भाई सभी कुछ है, आयरन है, पर्दे के डंडे देख लो आप, ठीक, सभी है यार, यहाँ तो स्टील है, तो सब तो बना हुआ है। तो इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो, वो जो कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना कि टूथपेस्ट में ये चीज़ मिलती है, ये उससे बनी हुई है ना, ये जो शाइन है उसके अंदर ये इससे आती है। तो इसे दो तीन शब्द, दो तीन वर्ड एग्जाम्पल के तौर पे याद कर लेना, ठीक। फिजियोलॉजिस्ट के हिसाब से आप बता भी सकते हो कि मिनरल की डेफिनेशन क्या है, ठीक। फिर मिनरल जो है वो ओर से निकलता है, फिर फर्दर हम उसको रिफाइन करते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सब पॉइंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया? है ना, छोटी पिन से लेके हाई राइज बिल्डिंग तक सब जो है वो हमारी मिनरल से बनी हुई है। ये 3 मार्क्स का है, मतलब यूजुअली मेरे को ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में दिखे, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड शॉर्ट आंसर में दिखे, तीन के अराउंड। डेटा कहाँ से ले? आपकी बुक से, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में दिया है सब। हाँ, टाल्क मतलब वो पाउडर, मतलब मिनरल जो है वो हमको सॉलिड फॉर्म में भी दिखते हैं, सॉलिड से सॉलिड और सॉलिड हार्ड से हार्ड मतलब डायमंड तक, और पाउडर फॉर्म में मतलब पाउडर से पाउडर कैसा, जो हमारा टाल्क है, टाल्क जैसा भी जो है वो चीज़ है हमको, मतलब एकदम बिल्कुल पाउडरिश वाला। नेशनल पार्टी जो है वो उनके नाम देख लो, सारे नाम तो जरूर से देख लेना, नाम तो सारे ही आपको याद होने चाहिए, उनके सिंबल भी याद होने चाहिए फॉर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। फिर अगर हम देखें तो उनकी एक दो फंक्शंस जो है, एक दो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो याद कर लेना, वो मैं बता दूंगी आपको एक छोटा सा वीडियो बना के। अब ऐसा मत करना कि दिगराज सर ने वो पॉलिटिकल पार्टीज याद करने का वीडियो बना रखा है तो रिया मैम ने भी बना दिया, रिया मैम तो चीटर है, ऐसा मत करा करो यार। ये चीज़ें ना बहुत इरिटेटिंग लगती है, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि दिगराज सर बेचारे सिलेबस बना के लेके आए हैं कि नहीं बच्चों यही पढ़ो, सीबीएसई तो यही पूछेगा, सिलेबस तो सीबीएसई ने दिया हुआ है। अब याद करने के तरीके तो सारे टीचर्स के हो ही सकते हैं ना, वैसा तो है नहीं कि उन्होंने कुछ बता दिया तो अब मैं वो चीज़ याद करने के लिए आपको बताऊँ ही ना,
ठीक है, मतलब उनको जैसे बताना है वो वैसे बताएंगे, मेरे को जैसे बताना है, कुछ चीज़ें तो सिमिलर ही होती है, याद करने का तरीका ही वो होता है। तो उन्होंने भी ऐसे बताया, आपने भी ऐसे, तो क्या लाए अलग से तो ये तो कॉमन टॉपिक्स है ना, तो प्लीज़ ऐसी इरिटेटिंग चीज़ें मत करना, मैं सब डिलीवर कर दूंगी आपको। हाँ, सिंबल सिंबल विम्बल बनाना मत, बन जाए तो बना देना, वो फूल वूल, अगर फूल घड़ी वैसे तो ईजी है पर बहुत ज़्यादा टाइम पास मत करना, टाइम बचे तो करना, नहीं तो रहने देना। ठीक सब याद करने के तरीके मैं बता दूंगी आपको। फूड प्रिजर्वेशन, नहीं, फूड प्रिजर्वेशन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वो वाला एग्रीकल्चर में से ना, नहीं आ रहा है। लॉन्ग आंसर में तो कुछ नहीं करना तुमको, लॉन्ग आंसर में तो तुम ये समझ लो कि कहाँ से पूछा गया है, ये वाला आंसर जो है वो कहाँ से पूछा गया है, फिर वो रिलेटेड चीज़ें जो भी है ना वो सब लॉन्ग आंसर में तो आगे ना पीछे ऊपर नीचे की पूरी कहानी आ जाती है। ठीक, पूरी कहानी आ जाती है लॉन्ग आंसर में, आगे पीछे ऊपर नीचे की, तो सभी लिख देने का आपको। ठीक, हैंडबुक्स करें क्या, कौन सी हैंडबुक्स? फूड सिक्योरिटी, वो जो है ना हमारा क्या बोलते हैं, हाँ वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, वो आप देख लेना। चलो नेक्स्ट पे आ जाए, मिनरल्स अकर इन वेरियस फॉर्म, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो इस स्टेटमेंट को हमको सपोर्ट करना है, तो आपको बताना है कि हाँ वेराइटी ऑफ लस्टर, मतलब किसी में शाइनिंग है तो कोई डल है तो कोई मेट है ना, कलर में किसी का कलर रेड है, किसी का ब्लैक है, किसी का वाइट है, कोई बिल्कुल ही क्रिस्टलाइन है, ऐसे अलग अलग कलर्स दिखने को मिलते हैं। साथ ही में जो है वो शेप साइज सबका अलग अलग होता है, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम अलग अलग होते हैं, क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो मिनरल्स जो है ये होमोजीनियस होते हैं और एकदम इनमें वेराइटी दिखती है। तो इस स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, ऐसा 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 हमने देखा। अब पहले स्टेटमेंट में तो ये बता दिया, इनको सपोर्ट कर दिया है ना, कि जैसे मिक्का जो है वो शीट के फॉर्म में मिलता है, ऐसे कई सारे, तो आयरन जो है वो गट्ठे में मिलते हैं, है ना, किसी में फेरस प्रॉपर्टी होती है, किसी में नॉन फेरस प्रॉपर्टी होती है, कोई रॉकी होते हैं, है ना, कोई एनर्जी मिनरल्स होते हैं। तो ये सब आपने इसके अंदर डाल दिया पहली लाइन में। दूसरी लाइन में आपको ये बताना है कारण कि ऐसा क्यों है, तो आप इसके अंदर ये बता सकते हैं कि क्योंकि इनका फॉर्मेशन वेरियस केमिकल्स और फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जितने केमिकल फैक्टर्स, जितने फिजिकल फैक्टर्स अलग अलग होंगे, है ना, क्लाइमेटिक फैक्टर्स अलग अलग होंगे, जहाँ पे ये बन रहे हैं उतनी वैरायटी में हमको दिखेंगे। तो ज़मीन की अगर हम बात करें तो हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, तो क्या ज़मीनी फैक्टर्स, सॉइल फैक्टर्स, ये सब चीज़ जो है वो बदलती रहती है। तो क्योंकि ये टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ बदलता रहता है, तो जितना बदलता रहेगा उतना जो है वो इनके फॉर्मेशन भी बदलते रहेंगे, है ना, मतलब इनका फॉर्मेशन भी बदलता रहेगा, इनकी क्वालिटीज़, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलते रहेंगे। इसलिए मिनरल जो है वो हमको वेरियस फॉर्म्स में दिखते हैं। हाँ गौतम, वेरी गुड। एक और पॉइंट ये भी लिख सकते हो आप कि कहीं पे ये वेन्स में पाए जाते हैं, तो कहीं पे लोड्स में पाए जाते हैं, कहीं पे बेड्स लेयर्स में पाए जाते हैं, कहीं पे ये डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स में पाए जाते हैं, कहीं एल्यूवियल डिपॉजिट में पाए चले जाएंगे, कहीं पे ओशन बेड्स पे मिलेंगे हमको। तो क्योंकि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मिलते हैं हमको, तो वहाँ की जो भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं उस हिसाब से ये बन जाते हैं। ठीक, ये सब इसके अंदर डाल देना। क्लियर? एक्सट्रैक्शन का इससे क्या लेना देना है? ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाए। अ कंसर्टेड एफर्ट हैज टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। देखो ये रिसोर्स प्लानिंग ही कैसे आया है, मतलब ये रिसोर्स प्लानिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक, अभी डायरेक्ट नहीं बोला इन्होंने व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, लेकिन ये बोला है। लेकिन मैंने व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग आपको 1000 बार समझा चुकी हूँ, और आपको बोला भी था कि ऐसे बेसिक तरीके से नहीं पूछा जाएगा। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है सीबीएसई की, ये कोई नहीं बता सकता कि किस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछेगा। पर जब आप इसको क्वेश्चन को किसी भी हिंदी में कन्वर्ट करते हो, उसका क्रक्स अगर ये निकल के आ रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है ना, या कैसे होती है या क्यों की जाती है ना, तो
वो सारे आंसर आप इसके अंदर डाल देना। ठीक, तो कंसर्टेड एफर्ट मतलब मेहनत, मतलब एफर्ट लगाए गए हैं, है ना, ताकि जो है वो मिनरल रिसोर्सेज को प्लान्ड और सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए। तो इसको हमको सजेस्ट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है, कम से कम 3 मेजर्स। ठीक, तो हमने क्या क्या किया जल्दी से बता दो अब ये तुम। लॉन्ग आंसर में मैक्सिमम कितने पॉइंट्स लिखे हैं, तो देखो डिपेंड करता है, कई सारे आपके ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 पॉइंट्स ही हैं, तो आप फिर ऐसा नहीं कि 3 पॉइंट ही लिख के या फिर ज़बरदस्ती 5 पॉइंट में उसको क्रिएट कर दिया, ऐसा मत करना, है ना। पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, फिर अगर पॉइंट कम है तो उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना। अगर पॉइंट्स छोटे हैं या पॉइंट्स कम है तो ज़बरदस्ती पॉइंट्स को रिपीट मत करना, पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना बहुत 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 सारा। ठीक है, और अगर ऐसा लग रहा है तो पैराग्राफ तो में तो मत लिखना, वैसे पॉइंट ज़्यादा अच्छा रहता है। पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स बना के मत आना, पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना लॉन्ग आंसर के लिए। हाँ, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करके, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस को लेकर। ठीक, हाँ, रिसोर्स प्लानिंग चैप्टर 1 में। हाँ, इट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। भाई एफर्ट क्या लगाए गए हैं, है ना, तो हमको सजेस्ट भी कर देना है कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर देना है। तो आप सबसे पहले तो इसके अंदर ये लिखना कि क्योंकि वेरीड रिसोर्सेज हैं, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, साथ ही में, है ना, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग करने की ज़रूरत है। दूसरा आप ये लिखना कि भाई ग्रीडी लोग जो है वो अपने हाथों में कई सारे रिसोर्सेज रख लेते, तो ऐसे में दूसरे लोगों को जो है वो कंजम्पशन नहीं मिल पाता। इसी वजह से सोसाइटी रिच और पुअर में डिवाइडेड होती जा रही है, जो कि एक काफ़ी दिक्कत भरा मामला है ना। साथ ही साथ में हमको आने वाली जनरेशन के लिए भी चीज़ों को बचाना है, बिकॉज हमारे लीडर्स कह के गए हैं कि हमने आज की सोसाइटी हमारे एंसेस्टर्स से नहीं, जबकि हमारे आने वाले चिल्ड्रन से बोरो की है। ये वाली जो लाइन अब भी जस्ट मैंने बोली ना, जब भी आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाए तो ये वाली लाइन सबसे पहले उठा के लिखना, है ना, दैट टुडेज लाइफ इज नॉट बीइंग बोरोड फ्रॉम द एंसेस्टर्स बट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, है ना। तो ये लाइन जरूर से लिखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ पर भी बोला जाए। इसीलिए हमको रिसोर्स प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए कई सारे एफर्ट्स किए गए हैं कि हम रिसोर्स प्लानिंग को कई सारे तरीक़ों से करते हैं कि भैया पहले हम सर्वेइंग करेंगे, मैपिंग करेंगे, है ना, फिर उसके बाद में हम टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, कितने अमाउंट में करना है। फिर इसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से हम मैच करेंगे कि भैया अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छे से काम हमारा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, पूरा ओवरऑल, है ना। फिर साथ ही साथ में हमने कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने की कोशिश की है ना, ताकि हमारा काम जो है वो अच्छे से बन जाए, है ना, ज़्यादा हमारा एक्सट्रैक्शन ना हो। ठीक, मतलब ज़्यादा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट ना हो और समय भी ज़्यादा ना बिगड़े। साथ ही साथ में हमने क्या पॉइंट मिस कर रही हूँ मैं इसके अंदर, बताओ तो ज़रा तुम। हाँ, स्क्रैप वाला, है ना, कि भैया हमको सजेस्ट मेनली जो है वो आपको क्या कर देना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ किए हुए मिनरल्स हैं उनको ही रीयूज़ रिसाइकल करके हम उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिनरल्स तो कितनी बार भी आप उसको रिसाइकल करोगे तो वो फिर से नया बन के आएगा, है ना। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, जब तक आप इसको एक्सट्रीम फॉर्म तक रीयूज़ रिसाइकल नहीं कर लो, तब तक आप नया मिनरल एक्सट्रैक्ट मत करो, है ना, क्योंकि फिर क्या होता है, आप एक्सट्रैक्ट किए जाते हो तो क्वालिटी ऑफ मिनरल जो है वो खत्म होती चली जाएगी और ज़्यादा अंदर चली जाएगी, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉस्ट भी ज़्यादा आपको लगेगा, है ना। तो ऐसी ये सारी चीज़ें आपको क्या कर देना है, इसके अंदर डाल देना है। ठीक, हाँ, सर्वेइंग, मैपिंग, टेक्नोलॉजिकल सेटलमेंट, एक्सट्रैक्शन,
मैम ब्लूप्रिंट से ही पढ़ना है ऐसा हमारी मैम बोल रही है, तो आपकी मैडम से पूछ के आ जाओ कि मैडम आप ब्लूप्रिंट दे दो हमको, और फिर वो ब्लूप्रिंट आप मेरे को टेलीग्राम पे भेज देना, मैं भी तो देखूँ कौन सी टीचर कौन सी ब्लूप्रिंट निकाल रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सारा मिला के आप लिख सकते हो। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर्स में मिलके बता रखा है, ओवरऑल आप चाहो ना तो पूरा ऐसा क्रक्स निकाल के भी पूरा बता सकते हो इसके अंदर। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाएं। द पेस ऑफ चेंज इन द कम्युनिकेशन सेक्टर हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। कम्युनिकेशन में जो चेंज आया है, एकदम स्पीड जो चेंज आई है कि हाँ एकदम फटाफट से कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन डेवलप होता चला जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रैपिड है मॉडर्न टाइम्स में, आज के समय में। तो इस स्टेटमेंट को हमको एग्जाम्पल्स के साथ में सपोर्ट करना है। तो आपका जो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ना, टेक्नोलॉजी के बाद में जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, वो वाला हिस्सा आपको पूरा लिख देना है कि मॉडर्न टाइम्स में टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आसानी से बात कर पाते हैं, एक क्लिक पे राउंड द ग्लोब हम मैसेजेस भेज सकते हैं, जबकि पुराने समय में ऐसा नहीं था। इंटरनेट जो है वो हर इस एस्पेक्ट में हो चुका है। फिर कम्युनिकेशन में आप इंडिया के टर्म्स में पूरा जो है वो आप बता सकते हो कि STDs हमारे गाँव में हमने लगा दिया है। ठीक, फिर हम जो है वो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्लास मेल, सेकेंड क्लास मेल सब कुछ है, दूरदर्शन है, नेशनल टेलीविज़न हमारा, हम लोग जो है वो फीचर फिल्म में टॉप पे हैं, है ना। तो वो सब आप इसके अंदर डाल सकते हो। फिर इसको मिक्स करके जो है, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, द पेस ऑफ चेंज इन कम्युनिकेशन सेक्टर हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स, है ना। तो इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा आपको कम्युनिकेशन वाला पार्ट इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक, कि भाई कैसे कम्युनिकेशन जो है वो एकदम फटाक से फट फूर जो है वो बढ़ रहा है, एकदम बढ़िया सा डेवलप हो रहा है, तो मिक्स करके आपका आंसर आ सकता है। ठीक, तो आप लिख सकते हो चीज़ें इसके अंदर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, नए आए दिन जो है वो नई नई चीज़ें डेवलप होती जा रही है, अपडेट भी आए दिन और ज़्यादा होती जा रही है। मतलब पहले तो डेवलप ही नहीं होती थी, आजकल तो डेवलप हो गया और अपडेट्स भी उनके एकदम रेगुलर हमको मिलते रहते हैं, है ना, ताकि पीछे ना रह जाए हम। तो ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं बताओ? समझे कि नहीं समझे बताओ जल्दी। हाँ, IT सेक्टर में डेवलपमेंट की वजह से भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। वेरी गुड मैम। ज्योग्राफी में क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन आते हैं? सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है बेटा, CBSE है, ये आपके स्कूल का पेपर नहीं है कि कोई बता दे कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है या वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। SST में तो सभी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसे बायोलॉजी में टीचर बता सकते हैं कि हार्ट का डायग्राम आएगा ही आएगा, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम आता ही आता है, पोलन ग्रेन वाला आएगा ही आएगा, ऐसे वो बता सकते हैं क्योंकि रिपीटेड रहते हैं, छोटा सिलेबस है, रिपीटेड होती है चीज़ें। लेकिन यहाँ पे आपके 22 चैप्टर है, हर बार मतलब इवन हर सेट में भी चीज़ रिपीट नहीं होती। मैंने देखा ना कि हर साल के सिमिलर सेट्स मैंने देखे कि भैया रिपीट हो रहे कि नहीं, तो सेटों में भी अलग अलग क्वेश्चन है। तो यू कैन नॉट से आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। डरो मत। देखो एक मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, जिनको भी डर लगता है, जब भी एकदम एंजाइटी हिट करने लगती है ना, बैठा करो, बैठना, 2 मिनट के लिए आंख बंद करना, लंबी सांस लेना, ऐसे 5 बार लंबी। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता देती हूँ, अगर अभी आप चाहो तो मैं अभी भी आपको करा देती हूँ। ये सब फालतू की बातें हैं कि आपको टीचर्स शॉर्ट्स बना के या दूसरी जगह पे बोलते हैं कि ऐसा टेंशन हो तो ऐसा सोचो, डर लगे तो ऐसा करो, डर लगे तो ऐसा सोचो, डर लगे तो डरो मत। तो ये तो तुमको भी पता है कि डर लगे तो डरो मत,
तो ये तो बहुत ही घटिया एडवाइसेस है। सिंपल सी चीज़, आप हमेशा अपनी लाइफ में इसको इनकलकेट कर लो। ज़रा सी एंग्जाइटी हिट करने लगे या फिर मॉर्निंग का 2 मिनट का रूटीन बना लो। अभी तुमको ऐसा बड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा कि मैडम तो मेडिटेशन कराने लगी। कुछ बच्चे समझेंगे अच्छे से, लेकिन कुछ बच्चे जो है वही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा, तो उनको कोई बात नहीं, मत करने दो। लेकिन ये एक प्रूव्ड तरीका है। जब भी आपको ऐसा लगे, इवन एग्जाम के बीच में भी आपको बोल रही हूँ ना कि अगर आपको थोड़ी सी घबराहट होने लगे, हाथ आपके दूधने लगे, या आपको पेपर में जाने, पेपर मतलब नहीं भी अगर घबराहट हो रही हो, तब भी पेपर स्टार्ट करने के पहले जैसे ही आप अपनी सीट पे बैठ जाए तो 1 मिनट के लिए बैठे, आंख बंद करके बैठे, 5 ऐसी लंबी सांस लें, है ना, 5 ऐसी लंबी सांस ले, और 5 जो है वो अपनी सांस पे सिर्फ ध्यान दे। नॉर्मल सांस लेना, नॉर्मल जैसी सांस लेते हो, बस ध्यान अपनी सांस पे रखना, फिर खुद को शाबाशी देना कि हो जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर इमेजिन करना कि ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, इस इतने बड़े यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इन इतने सारे प्लैनेट्स के अंदर एक प्लैनेट है धरती, फिर उस धरती में इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, इतनी सारी कंट्रीज़ में हमारी कंट्री इंडिया है, फिर हमारी कंट्री इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, आइलैंड्स है, यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें किसी एक स्टेट में हम बैठे हैं और किसी एक स्टेट के एक शहर में, एक मोहल्ले में, या एक एरिया के एक स्कूल की एक सीट के ऊपर हम बैठे हैं। हज़ारों करोड़ों लोग, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये एग्ज़ाम इतनी बड़े यूनिवर्स में। इट इज़ वेरी पिटी। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं कि आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करते रहो। कुछ नहीं होना, कम मार्क्स भी आएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या, कोई बात नहीं। कोशिश करना अच्छे मार्क्स लाने की, क्यों? क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, हमको हर चीज़ में अपना बेस्ट देना है। ये कारण बना के चलो कि हम हर चीज़ में अपना बेस्ट देंगे। लेकिन मान लो किसी कारणवश गड़बड़ भी हो जाए तो ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। समझ में आई बात? चलता है। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई भाई, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। आगे आगे देखो होता है क्या वाला मामला है ज़िंदगी। मतलब आप सोचो कि 20 साल में मैं एकदम बढ़िया सी जॉब लेके एकदम बढ़िया से काम कर लूँगा, तो कुछ नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। हर दिन आपको नया चैलेंज अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है। आप भले रईस से रईस क्यों ना हो, अंबानी ही क्यों ना हो, मतलब हमसे ज़्यादा तो अंबानी को फेस करना पड़ता है। तो लाइफ है, चलता है, बढ़िया एंजॉय करो। मतलब ये बता दे रही हूँ, 10th क्लास तुमको जीवन भर याद रहेगी, कुछ याद रहना रहे। ऐसे मतलब बढ़िया पढ़ाई करो, सबकी हेल्प करो, सबको आंसर्स बताओ। अगर ऐसे क्रिंज रहोगे ना कि कोई आपसे आके क्वेश्चन पूछ ले कि यार भाई बता देना इसका क्या है, या बता देना यार इसका क्या है, ये थोड़ा सा समझा देना, तो दिल खोल के समझाना एकदम, हाँ मैं बता देती हूँ ना। और कोई सा क्वेश्चन लगे कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल अपने दोस्तों को बताना, देख यार ये आ सकता है, देख यार ये अच्छे से कर लेना। दुआएं देंगे, जीवन भर याद रखेंगे तुमको कि यार वो थी ना, वो बता देती थी, या वो था ना, वो शेयर कर लेता था। नहीं बताओगे ना तो हमें जीवन भर याद रखेंगे कि वो साला बताता ही नहीं था कुछ, इतना क्या खा जाते हम उसका, मतलब पेपर ले लेते क्या, लिखना तो हमको ही था, बताता ही नहीं था, समझाता ही नहीं था। ऐसा इंसान नहीं बनना, ठीक है। सबको बताना, सबको अच्छे से बोलना, सबसे चीज़ें शेयर करना, और बढ़िया से बढ़िया पेपर दे के आना। मतलब जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना, जितना ज़्यादा लोगों को समझाओगे अपना आंसर्स, उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में भी याद होता रहेगा, ठीक। जब भी ऐसा लगे ना, जब भी ज़रा सी माइनर सी इनकन्वीनियंस, तो इसकी प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग से ही कर लो कि एकदम लंबी सांसें लेकर ही बैठो, है ना, तो चलेगा, सब है, नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, भूल गए और एग्जाम के बीच में घबराहट हो रही है कि यार एकदम से एंग्जाइटी हिट करने लगी, लंबी सांस, सिर्फ नॉर्मल सी, रिफ्रेश फील करोगे, एकदम रिफ्रेश फील करोगे तुम, एकदम तुमको अच्छा लगेगा, ठीक। तो बढ़िया अच्छे से कर लेना, ठीक। चलो, ऐसा भी मत करना कि एग्जाम के बाद सबको बता ही दूंगा, होशियारी। एग्जाम के पहले की बात कर रही हूं मैं। चलो ठीक, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, अच्छे से कर लेना सारी चीज़ें, और बाकी इंग्लिश के पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा पेपर जाएगा, चिंता मत